वेलकम टू एसएससीआर। ये आपकी करंट अफेयर्स की वन शॉट रहने वाली है और इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें हम क्या है कि क्वेश्चन से करेंगे, है ना। इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन लेंगे और उनको कम्प्लीटली करेंगे। बाकी देखो, ये आपकी क्लास जो है कम्प्लीटली बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपका लैंग्वेज का भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, दोनों में रहेगी आपकी। बाकी मैंने इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या है कि आप उतना नहीं पढ़ सकते। आपको बस थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो करना होता है। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपकी नहीं उठाई है कि इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे डिटेल में, नहीं। हम बेसिक आपके जो क्वेश्चन है सिंपल, उन्हीं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 200 प्रश्न है आपके, इसमें आपको 100% अगर करंट से आपका क्वेश्चन बनता है तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। बाकी स्कीम, जो आपका पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का, तो स्कीम मैंने अगर आपको डिटेल में करना है तो मैंने डिटेल में भी करवा रखा है। एक 55 मिनट का आपका वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम पे, वो जाके आप देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया वो तो फिर उनकी तो तैयार है आपकी स्कीम। तो बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से, ये क्या है। तो धन धान्य नाम से पता चल रहा है कि भाई ये किसानों से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो अनाज होता है, अन्न होता है ना, चावल वगैरह, ये धान में आते हैं ना। तो ये आपके किसानों से रिलेटेड है, फार्मर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, क्योंकि आपका जो भी यूनियन बजट था 2025-26 वाला, उसमें इसके लिए हर साल 24,000 करोड़ रुपए जो है इसको इसी स्कीम में लगाए जाएंगे 6 सालों के लिए। इसके तहत 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना was announced in the Union Budget 2025-26 with an annual allocation of 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। यानी कि हर साल जो है इसको, इस योजना के लिए 24,000 करोड़ जो है लगाए जाएंगे, 24,000, ध्यान रखना। ये योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार पर केंद्रित है। ये तो नाम से पता चल रहा है कि भाई फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज करनी है और एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आपका कास्ट सेंसस जो है 2027 में होने वाली है, जो जाति जनगणना, उसके बारे में। तो ये आपकी कब शुरू होगी, ये आपकी शुरू होगी 1 मार्च 2027 को, है ना, 27 में, 2027 में। यह पूरी तरह डिजिटल होगी और 1931 के बाद पहली बार जातियों की गणना को शामिल किया जाएगा। यानी कि आपकी एक तो ये फुली डिजिटल होगी, और 1931 के बाद पहली बार जो है जाति जनगणना आपकी इंक्लूड की जाएगी। कैसे, क्योंकि 1931 में है ना आपका लास्ट टाइम जो है जनगणना जो होती है आपकी सेंसस, उसमें आपका जो जाति है उसको आधार बना के उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। उसके बाद क्या है कि इन्होंने कहा कि नहीं, जाति जनगणना हम नहीं करेंगे, जनगणना जो है सिंपल रखेंगे, धर्म वगैरह वो सब देख लेंगे, बाकी लिंगानुपात वगैरह, लेकिन जो आपका कास्ट का सिस्टम है वो नहीं रखेंगे। लेकिन इस बार फिर से आपका जो है कास्ट इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कास्ट के आधार पे भी आपकी गणना होगी। तो ये आपका पहली बार 1931 के बाद आपको देखने को मिल रहा है। कास्ट इन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931, तो 1931 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जाति जो है कितनी है भारत में, उसका आपका देखा जाएगा। और बता रहे हैं कि इसलिए देखा जा रहा है कि भाई फिर हम जो है पॉलिटिकल रूप से भी देख पाएंगे कि जाति को कितना नेतृत्व देना है ना, एरिया के हिसाब से सीटें डिवाइड करने में। बाकी देखो सबको इनको पता करना है कि भैया कहाँ पे जो है कौन सी जाति ज़्यादा है, तो फिर उनका सपोर्ट लेंगे वोटों में, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपकी जो कास्ट सेंसस होने वाली है, भारत की पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी। इंडियाज फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1872, ये तो आपको बताइए 1872 में। वो आपका मेयो के टाइम पे, है ना, उस टाइम कौन था, मेयो था आपका जो जनरल था, गवर्नर जनरल, है ना। तो आपका मेयो था गवर्नर जनरल। और उसके बाद आपको जो अगर पूरी तरीके से पूछा जाए, है ना, एक व्यवस्थित रूप से, तो आपको पता है 1881 में, जहाँ से आपकी लगातार देखने को मिलती है। उस टाइम आपका कौन था, वो आपका रिपन था, ध्यान रखना। रिपन ने सबसे पहले रिबन काटा। ये जनगणना का रिबन किसने काटा, रिपन ने। यहाँ से आपको व्यवस्थित ढंग से पूरे भारत में देखने को मिलती है, फर्स्ट टाइम, अगर पूछ ले। बाकी फर्स्ट टाइम आपकी 1872 में हुई थी। अगला है पीएम जनमन योजना क्या है, व्हाट इज पीएम जनमन स्कीम। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 आपके जो अत्यंत पिछड़े जनजाति समूह हैं को आवास और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। एम्स टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग एंड टेलीकॉम सर्विसेज टू 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिन्हें आप पीवीटीजीएस भी बोलते हैं ना, अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो आपका जो 18 राज्य हैं जिनमें आपकी आदिवासी ज़्यादातर जो आपके रहते हैं जनजातीय जो समूह है, और एक आपका यूटी इसमें लिया गया है, आपकी जो यूनियन टेरिटरी होती है, यहाँ पे आपका सिलेक्ट किया गया है जो आपके 75 जनजातीय समूह है, 75 जो अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पास मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते, वो दुनिया से कटे हुए हैं। तो उनको घर वगैरह प्रदान करना इस स्कीम का है कि भाई वो एक रह सकें, है ना, जंगलियों की तरह यहाँ वहाँ ना रहें, मतलब वो भटकना ना पड़े उनको। वो भी इस देश के नागरिक है तो उनको भी अधिकार है भाई अच्छे से रहने का। तो इनको आवास, रहने के लिए जगह मतलब प्रदान की जाएगी इसके तहत। बेसिक फैसिलिटी जो होती है हाउसिंग वगैरह, और दूरसंचार जो है टेलीकॉम वगैरह, कि भी वो कनेक्ट हो पाए दुनिया से, तो ये इसको इस स्कीम के तहत प्रदान की जाएगी, ध्यान रखना। पीवीटीजीएस जो है अनुसूचित जनजातियों
का सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग होते हैं। जो आपके एसटी होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें भी जो आपके सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग होते हैं, है ना, मोस्ट वनरेबल, जो बहुत पिछड़े हुए होते हैं ना, जो बहुत कटे हुए होते हैं मुख्य धारा से, वो उसको पीवीटीजीएस में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका, इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर क्यों घोषित किया गया? वाई हैज़ इंदौर बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी? वो इसलिए किया गया क्योंकि अब इंदौर में कह रहे हैं कि कोई भी आपका भिखारी नहीं रहा है। लगभग 5,000 लोगों के पुनर्वास के बाद इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया। इंदौर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी आफ्टर रिहेबिलिटेटिंग नियरली 5,000 इंडिविजुअल्स। जबकि 5,000 कुछ भिखारी थे आपके जो भीख मांग रहे थे, उनको बढ़िया घर वगैरह दे दिया है और रहने की उनकी व्यवस्था कर दी है। तो अब इंदौर में कोई भी आपका भिखारी नहीं रहा है, इनके अब कोई भीख नहीं मांग रहा है ना, भिक्षा नहीं मांग रहा है। तो इंदौर को ये ऐसा कह रहे हैं। अब कोई भी मानेगा कि भगवान के नाम पे दे दे रहे बाबा, तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इंदौर पहला भारत का भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना, बेगर फ्री सिटी। ध्यान रखना। इंदौर कई बार स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट आ चुका है। आपको बताया कि जो स्वच्छता के, अगर हम देखें मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, तो उसमें भी इंदौर का काफ़ी बार नाम आया है आपका, काफ़ी स्वच्छ है आपका इंदौर। तो ये भी इसका एक फैक्ट बनता है। डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार क्यों घोषित किया गया? वाई इज डिजिटल एक्सेस डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट? तो आज का जो ज़माना है, आपको पता है, ये एक डिजिटल एज है हम जिसमें जी रहे हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आप कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वो भी आप ऑनलाइन देखते हैं। आप क्रोम पे कुछ गहरी रिसर्च करते हैं, घंटों बिताते हैं, तो वो भी आप इंटरनेट से ही बिताते हैं, डिजिटल रूप से। वरना आपको वो अद्भुत दृश्य कैसे देखने को मिलते है कि नहीं? क्योंकि वो अद्भुत दृश्य जो है वो ऑफलाइन तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी एक आध बार अचानक से कहीं ऐसा संयोग बन जाए, है ना, एक कोइंसिडेंस हो जाए कि आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट जो है आपकी पहुंच पहुंचाती है वहाँ तक कि आप वो आप जब चाहे तब देख सकते हैं। तो डिजिटल डिजिटल एज है जिसमें हम जीना मतलब जी रहे हैं अभी। पहले आप घर पे थे, पहले जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि भाई वहाँ मणिपुर में ना एक लोकटक झील है, कभी ज़िंदगी में वहाँ जाओ, है ना, तो घूम के आना ज़रूर। तो अब उनमें से काफ़ी लोग तो जा ही नहीं पाते। कुछ सोचते थे कि यार मणिपुर जाएंगे तो वहाँ जाके लोकटक झील देखेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदें ऐसी चली जाती। लेकिन आज की डेट क्या है, डिजिटल एज है ना। तो इसमें हम अभी, उसने कहा कि भाई लोकटक झील, हम तुरंत गए यूट्यूब पे, हमने सर्च कर लिया डिजिटल जो आपकी लोकटक झील है, और हमने तुरंत देख लिया। तो हम आज की डेट में जो आपकी डिजिटल एक्सेस है, यानी कि डिजिटल पहुंच है जो ये सारी चीज़ों पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। सुबह उठे नहीं कि मोबाइल उठा लिया, है ना, सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर रील स्क्रॉल करने लगे। तो ये सारा एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है लाइफ लाइफ का, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया, जिससे सरकार को एक समावेशी डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड डिजिटल एक्सेस ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, रिक्वायरिंग द गवर्नमेंट टू एंश्योर एन इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम। अब क्या है, सरकार को ऐसा काम करना होगा कि भाई सभी के पास जो है डिजिटल आपकी प्रणाली पहुंच सके, सब लोगों के पास डिजिटल आपका जो एक्सेस है वो पहुंच सके। क्योंकि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि भाई अनुच्छेद 21 के अंदर डिजिटल जो पहुंच है आपकी, डिजिटल एक्सेस, वो एक फंडामेंटल राइट है। अब हर एक व्यक्ति जो है 1934 का जो अधिनियम है उसको देख पाएगा, और वो शिक्षा तक पहुंच उसकी होगी, वो ऑनलाइन पढ़ पाएगा, है ना, वो जो भी आपकी उससे पढ़ना चाहता है सब उसको अपने कर पाएगा, वो कंटेंट क्रिएशन जो करना चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। तो इसके लिए आपकी जो डिजिटल एक्सेस है उसको कर दिया है आपका फंडामेंटल राइट। और आपको बताया कि आर्टिकल 21 जो है वो किससे संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको बताया अनुच्छेद 20 और 21 जो आपातकाल में भी, ध्यान रखना, कौन कौन से हैं वो, आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो आपके ऐसे हैं जिन्हें आपका आपातकाल में भी हटाया नहीं जा सकता, इमरजेंसी में। आपातकाल जो होता है उस टाइम पे भी ये बने रहते हैं, आपातकाल में बने रहते हैं, क्योंकि काफ़ी पावरफुल आपके हैं, ये जीवन से संबंधित है कि आप, जीने का अधिकार है व्यक्ति को, बेवजह यूं ही तुम नहीं मार सकते। कोई क्राइम किया हो तब भी नहीं मार सकते ना, बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज होती है जब कोई ऐसी सजा दी जाए मृत्युदंड की। ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? मई 2025 की शुरुआत में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, यह तो आपको पता ही है। इन अर्ली मई 2025 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओके, उनमें आपके जो 9 आतंकी ठिकाने थे, यानी कि आपकी जो 9 टेररिस्ट फैसिलिटीज आपकी थी, साइट जो थी वहाँ पे आपकी जो है क्या किया गया, एक बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया गया। लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो वहाँ पे हैं आतंकी ठिकाने से थे 9, उनको निशाना बनाया, और एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान था। सीमा पार मतलब इंडिया की सीमा के उस पार, क्योंकि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर है आपका, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो उस पार ही है बॉर्डर के। तो एक क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री आपकी स्ट्राइक थी एक। आपको बताया कि जो नूर खान बेस वगैरह पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके हमारी मिसाइलों ने क्या तबाही मचाई थी। तो इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, पाकिस्तान से काफ़ी वीडियो भी आई थी कि
भाईजान इंडिया ने ब्रह्मोस लॉन्च लॉन्च कर दिया, नूर खान बेस तबाह हो चुका है भाईजान। तो ये भी हमने देखा था उस टाइम पे। बाकी तो पाकिस्तान वाले पता नहीं कौन सी एक अलग दुनिया में जीते हैं, कि कह रहे हैं कि हमने इंडिया के जो है हमने राफेल गिरा दिए इंडिया के भाईजान, हमारे हैकर ने उनकी बिजली का 70% निज़ाम हैक कर लिया। वो जो बच्चे लड़े हैं उनका क्या? मतलब पाकिस्तान के जो एक मीडिया वाले हैं बोल रहे हैं कि हमारे हैकर ने इंडिया की जो लाइट है वो हैक कर ली, बिजली को। मतलब क्या बोले तुम्हें? तुम्हें तो अनपढ़ कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को यह तो पता होता है कि मैं अनपढ़ हूँ, तुम तो वो भी नहीं हो, तुम तो पता नहीं भ्रम में रहते हो। मतलब अलग ही सपने जी रहे हैं कि हमने लाइट हैक कर ली, इसी तरीके से। अभी उन्हें कौन बताया कि भाई वो उस टाइम पे जो मॉक ड्रिल चल रही थी उस टाइम पे आपका एक वो ब्लैकआउट हुआ था कि भाई अपनी जो घर की लाइट है वो बंद कर लो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से अचानक उनको पता लग जाए लोकेशन, और वहाँ पे अगर रात में आपको बताया कि जहाँ चमक होती है वहाँ जल्दी से आ जाते निगाह में, तो वो तो ज़रूरी था लाइट बंद करना। उसमें ये थोड़ी है कि आपने हैक कर लिया कुछ भी। तो ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दर्शाता है। द ऑपरेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फर्म स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये उसको दिखाता है। बाकी पाकिस्तान वाले तो इसे डिल्यूजन में आपको बताए रहते ही हैं। वो तो बोलते रहते हैं कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। ये सारा जो है सोशल मीडिया पे तो आपके काफ़ी सारे कारनामे भी है, उनको सच मान लिया जाएगा? ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान में गधों से बड़ा प्रेम है। भारत अमेरिका रक्षा ढांचा समझौता क्या है? व्हाट इज द इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? भारत और अमेरिका ने कोलालमपुर जो है मलेशिया की जो कैपिटल है आपकी, उसमें एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स signed a landmark 10-year defense framework agreement in Kuala Lumpur to deepen strategic military cooperation between the two countries। तो ये आपके इंडिया और जो यूएस है उसने, ये मलेशिया में कुआलालंपुर में आपको ऐसा देखने को मिला है। बाकी इंडिया और यूएस आपको पता है कि युद्ध अभ्यास भी करते हैं, है ना? जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, ध्यान रखना। यह आपका भारत अमेरिका रक्षा सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? व्हाट इज मिशन सुदर्शन चक्र? मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य 2035 तक एक बहुस्तरीय राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिसमें रडार, उपग्रह और निर्देशित ऊर्जा हथियारों को एकत्रित किया जाए। मिशन सुदर्शन चक्र aims to develop a multi-layered national air defense shield by 2035, integrating radar, satellites and directed energy weapon। तो जो आपका है एयरफोर्स के लिए, यानी कि एयर डिफेंस जो है आपका सिस्टम, हवा में रक्षा के लिए उसके एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप करना है, जिसमें आपका सारा रडार उपकरण सब उसमें सम्मिलित हो, एक ऊर्जा हथियार वगैरह। तो ये आपका मिशन सुदर्शन चक्र है, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र आपको पता है कि श्री कृष्ण चलाते थे, तो वो हवा में ही जाता था, हवा में ही जाके पूरा किल करके आ जाता था। ये आपकी एयर से संबंधित है। एयर डिफेंस सिस्टम है, क्रूशियल रोल है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में, आपको बताई है। आईएनएस निस्तार क्या है? व्हाट इज आईएनएस निस्तार? भारत ने 18 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है में अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को नौसेना में शामिल किया, जो आपकी नेवी है उसमें। इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन डिवाइंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार एट विशाखापट्टनम ऑन जुलाई 18, 2025। इंडिया ने पहली रूप से इसे खुद, यानी कि इंडिया अपने अंदर स्वदेशी, यानी पूरी तरीके से इंडिया ने खुद बनाया इसे, पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल। आपका जो आईएनएस निस्तार है, ये इंडिया ने, मतलब इंडिया अब इसमें आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से ये भारतीय है, देसी है। आईएनएस निस्तार जो है विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में आपका, वहाँ पे ध्यान रखना, है ना? और स्वदेशी जहाज निर्माण जो है आपका, यानी कि देश के अंदर जहाज निर्माण करना, उसमें आपका भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे जो है आपका आत्मनिर्भर बन रहा है इसमें। इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग रिफ्लेक्ट्स इंडिया सेल्फ रिलायंस ऑन इन डिफेंस, कि वो भारत खुद बना सकता है। अगला निसार उपग्रह क्या है? व्हाट इज द निसार सैटेलाइट? एक क्राइम पेट्रोल में आपके इंस्पेक्टर आते थे ना, मैं निसार खान, है ना? एक जो आते थे आपके वो संजीव त्यागी करके वो आते थे ना। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह 7 नवंबर 2025 से आधिकारिक रूप से अपना संचालन शुरू करने वाला है। यानी कि जो निसार जो आपका एक जॉइंट सेटेलाइट मिशन है आपका, जो इसरो और नासा है उसके बीच, नासा जो अमेरिका वाला है वो, और इसरो इंडिया का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निशा सैटेलाइट इज सेट टू ऑफिशियली बिगिन ऑपरेशंस ऑन November 7, 2025। तो उस टाइम ये आपका संचालन शुरू करने वाला है, अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला है 7 नवंबर 2025 से। निसार विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसरो और एससीएल चंडीगढ़ ने विक्रम 3201 विकसित किया है, जो अंतरिक्ष अभियानों के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसरो एंड एससीएल चंडीगढ़ हैव डेवलप्ड विक्रम 3201, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस मिशन, जो आपके अंतरिक्ष, आप जो अंतरिक्ष अभियान होते हैं, मिशन होते हैं उसके लिए
स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है इंडिया में, कि भाई इंडिया डेवलप हो रहा है, इस मतलब आत्मनिर्भर बन रहा है इस चीज़ों में, स्पेस वाले जो आपके सिस्टम उसमें माइक्रो प्रोसेसर में। चंद्रयान 4 मिशन क्या है? व्हाट इज चंद्रयान 4 मिशन? सरकार ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। ये एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है जिसका प्रक्षेपण 2028 में निर्धारित है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड चंद्रयान 4 ए लूनर सैंपल रिटर्न मिशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्चिंग 2028। ये मिशन चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाने से संबंधित है। दिस मिशन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग सैंपल्स फ्रॉम द मून टू अर्थ। यानी 2028 में ये जाएगा आपका चंद्रयान 4, और वहाँ से आपके जो सैंपल हैं वो लेकर आएगा। लूनर से आपके लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, आपको ध्यान रखना है। न्यूरोलिंक ब्रेक थ्रू क्या है? व्हाट इज द न्यूरोलिंक ब्रेक थ्रू? एलोन मस्क आपको पता ही है कि न्यूरोलिंक को उसके ब्रेन चिप डिवाइस के लिए एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस मिला है, जो आपकी यूएसए में है ना, जो ड्रग्स वाली एफडीए, वो जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए संचार क्षमता बहाल करना है। एलोन मस्क न्यूरोलिंक हैज रिसीव्ड एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस फॉर इट्स ब्रेन चिप डिजाइन टू रिस्टोर कम्युनिकेशन फॉर सेवरली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। जो लोग सोच नहीं समझ नहीं सकते ना, जिनके दिमाग आपको पता है कि जो आपके मतलब काफ़ी अक्षम है ना कम्युनिकेशन में, वो अब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो होते हैं ना शारीरिक रूप से आपके, जो आप देखते हैं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं होते हैं ना, विकलांग वगैरह दिव्यांग वगैरह आप जिनको बोलते हैं मानसिक रूप से, तो उनकी संचार क्षमता जो है, जो उनकी कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करना, रिस्टोर करना, जिनकी चली गई है ब्रेन चिप लगा के, तो ये आपकी है। ब्रेक थ्रू डिवाइस दर्जा तेज चिकित्सा विकास में सहायता करता है। ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टडीज हेल्प एक्सलरेट मेडिकल डेवलपमेंट। यानी कि जो लोग अब मतलब जो सोच समझ नहीं सकते ना, जिन्होंने अपनी दिमागी शक्ति खो दी है, तो एक चिप आती है, ब्रेन चिप जो होती है, जो आपकी न्यूरल लिंक बनाती है, वो आपकी उसको दर्जा मिल गया है ब्रेन चिप डिवाइस। मानव विकास सूचकांक यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका व्हाट इज इंडियाज रैंक? तो 193 देशों में भारत की रैंक 133 से बढ़कर 130वीं हो गई। इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इम्प्रूव फ्रॉम 133rd टू 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो 193 में भारत की रैंक जो है पहले 133 थी, अब 130 हो गई। यानी कि मानव का विकास कितना हुआ उन देशों में, ये आपका देखते हैं कि भैया उन्हें एजुकेशन कैसी मिल रही है, कितनी उनकी पहुंच है, हेल्थ केयर है ना कैसा है, इनकम कैसी है। तो जितना बढ़िया होगा उतनी आपकी रैंक बढ़िया आएगी, है ना, उतना ही आपका टॉप होगा। वो जो आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? वो आपका यूएनडीपी जारी करता है, ध्यान रखना। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आपको, बाद में अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको काम आएगा। यूनाइटेड नेशन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी ये इसे जारी करता है। अगला आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या है? व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? इंडिया जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि किसी देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम है, कितनी रोक टोक है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 159 से बढ़ के 151 पे आ गया है। इंडिया पोजीशन मूव्ड अप फ्रॉम 159 टू 151st। ये सूचकांक प्रेस की आज़ादी को मापता है। दिस इंडेक्स मेजर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब इंडिया में मीडिया की हालत है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टिप्पणी करने वाला है नहीं कि कमेंट करें हम कि मीडिया ऐसी ऐसी। मीडिया की हमें हालत पता है, मीडिया में तो सीना मापा जा रहा है मोदी जी का। एक चैनल वाला बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना है 54 इंच का, वहीं जो आपके ग्रेट खली हैं उनका सीना है 56 इंच का। बता दें कि सलमान खान का जो सीना है वो है 52 इंच का, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सीना है वो सलमान खान के जो सीने से 2 इंच ज़्यादा है। तो ये आपकी मीडिया की ये हालत है देश में, तो रैंक तो ऐसी आएगी ना भाई, अलग अलग, कि मेसी ने उनको टी शर्ट गिफ्ट कर दी है ना इंडिया में आके, मतलब, और कहा कि डोंट मेस विथ मोदी जी, कुछ भी। पुतिन ने आज नाश्ते में बटेर के अंडे खाए इंडिया दौरे पर, अभी वो खा रहे होंगे, जब वो खा के आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या खाया। ये है इंडिया की मीडिया। तो क्या ही उम्मीद रखें इनसे? तो बस धार्मिक लोग बैठा लो वहाँ पे और फिर उनको लड़वाओ, फिर वो लड़ेंगे आपस में। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो इंडिया जो है 118वें स्थान पे है, और फिनलैंड जो है लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश बना हुआ है ना। तो फिनलैंड जो है रिमेन्स द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 8th consecutive ईयर। 8 सालों से फिनलैंड का इस पे दबदबा है। शर्मा जी का बेटा इस जो कहते हैं ना कि वो देखो टॉप कर गया, तो फिनलैंड लगातार आपका टॉप कर रहा है। और ये इसकी रैंक क्या है? 118th इंडिया की, ध्यान इंडिया की रैंक क्या है? 118th, और फिनलैंड जो है फर्स्ट आ रहा है। फिन फर्स्ट, एफ आई फर्स्ट में भी आता है और एफ आई फिनलैंड में भी आता है, याद रखना। ये रैंकिंग जीवन स्तर, सामाजिक समर्थन और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर आधारित होती है। रैंकिंग कंसिडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड, सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। क्या आप मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की रैंक इंडिया से बेटर आती है क्योंकि वो भ्रम में जीते हैं, उनको लगता है कि हम जीत गए भाईजान, हमने वॉर जीत ली, ये सोशल मीडिया पे है।
और सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट कैसे मिलता है, लोग उस देश में खुशहाल ज़्यादा रहते हैं। और फिनलैंड में क्या है कि आप कुछ भी करो, लोगों को उतना मतलब नहीं है, सोशल सपोर्ट है लोगों का, है कि नहीं। आप खुले में कहीं प्रेम कर रहे हो आपस में, अगर आपका कोई जोड़ा जो है कपल अगर खुले में प्रेम कर रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सोशल सपोर्ट है, लोग सपोर्ट करेंगे, ये बढ़िया भाई लगे रहो। वहीं इंडिया में भाई लोग लड़ रहे हो तो लोग नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर दो लोग प्रेम कर रहे हैं तो भाई कैसे कर रहा है, और वही अगर कुछ खेलने लग जाएं दो लोग तो पीछे से जाकर मारते हैं कि क्या कर रहा है, फिर पकड़ते हैं कि जिसको बुलाना है बुला। फिर वो बोलता है कि ठीक है बुलाना पड़ेगा, तो बोलता है कि भाई लड़के लोग घुस गए हैं, कॉल कर दे बंदे लोग को, और तू बेबी पहले जा। लोगों को ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि इंडिया में सोशल सपोर्ट नहीं है, और सोशल सपोर्ट नहीं है तो इसलिए इंडिया रैंक में पीछे है, खुशहाल नहीं है। अब जिस बंदे को पीटा गया हो केवल इसलिए कि उसने प्रेम किया, तो वो खुशहाल कैसे होगा, और वो खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल कैसे होगा, क्योंकि ऐसे नागरिक मिलकर ही तक देश बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इंडिया पीछे है क्योंकि सोशल सपोर्ट उतना नहीं है। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 93 से गिर के 96 हो गई है ना, ड्रॉप फ्रॉम 93 टू 96। सीपीआई में देश की भ्रष्टाचार धारणा का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें जो देश आपका जितना जिसकी रैंक बढ़िया होगी ना वो देश उतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, है ना, ये है इसमें इंडिया में। तो सीपीआई में देश की जो भ्रष्टाचार धारणा का मूल्यांकन किया जाता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो सूर्यकांत है, आपको पता है, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है नवंबर में। और फर्स्ट कौन थे आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज थे, वो थे आपके फर्स्ट हरिलाल जे कानिया, हरिलाल या हीरालाल जे कानिया। और इनसे पहले आपको पता है कि वो बी आर गवई थे, यानी कि आपके सूर्यकांत से पहले बी आर गवई थे, उनसे पहले चंद्रचूड़ थे। ये आपका सिस्टम चला आ रहा है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, हु इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सीपी राधाकृष्णन है जो आपके 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले जगदीप धनखड़ थे, यानी कि आपके 14 जो थे वो कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, है ना, जगदीप धनखड़। और फर्स्ट कौन थे आपके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, फर्स्ट फर्स्ट थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में है ना वो मनाते हैं ना आपका शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को, राधाकृष्णन ये थे आपके। और उपराष्ट्रपति जो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आपका सभापति होता है, चेयरपर्सन होता है आपका उसका, इसका राज्यसभा का, है ना, चेयरपर्सन होता है, ध्यान रखना, चेयरपर्सन या चेयरमैन बोलो चेयरपर्सन बोलो ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा का आपका चेयरपर्सन होता है, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पुरस्कार 2025 किसे मिला, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी कहानी संग्रह हर्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला, जिसका कन्नड़ से अनुवाद दीपा भारती ने किया है, यानी इंडियन ऑथर है बानू मुश्ताक, उन्होंने आपका हर्ट लैम्प लिखा जो कन्नड़ा में लिखा था, लेकिन कन्नड़ से फिर जो आपका ट्रांसलेशन किया वो दीपा भस्ती ने किया, और 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान के रूप में जाना जाता है, दिस अवार्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर इंटरनेशनल लिटरेटरी लिटरेचर, आपका जो ऑनर होता है वो साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में आपको जो होता है कि साहित्य में कोई कितना अच्छा कर रहा है लिटरेचर में, तो उसमें आपका ये मिलता है, सबसे बड़े आपके जो पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल पे उसमें इसका नाम आता है। फर्स्ट इंडिया का जो मिला था वो किसे मिला था, इंडिया में फर्स्ट फर्स्ट मिला था आपका अरुंधति रॉय को, ध्यान रखना, अरुंधति रॉय को, इसलिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसके लिए, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इसके लिए। बाकी और इंडिया में किसको मिला है ये, 2008 में किसको मिला था, 2008 में आपकी जो अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा, उनको मिला है, अडिगा जी को, उन्होंने क्या लिखा था, द वाइट टाइगर, है ना, द वाइट टाइगर, सफेद चीता, चीता ही कह दे, है ना, द वाइट टाइगर लिखा था, उसके लिए मिला है। और अरविंद अडिगा जी ने क्या लिखा है, हमने देखा ना द लास्ट मैन इन टावर लिखा अरविंद अरविंद अडिगा जी ने। तो ये आपकी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये आपका एक एनजीओ है इंडिया का, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, और ऐसा एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडिया का जो रमन मैग्सेसे आपका जो अवार्ड है जिसने जीता है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यानी कि एक ऐसी संस्था आपकी जो लड़कियों को पढ़ाती है अंतर्राष्ट्रीय, जो आपकी ग्लोबली, है ना। जैसे आपका जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, एशियाज नोबेल प्राइज, ध्यान रखना। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने क्या किया, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था,
इसमें आपका आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा के अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता। इंडिया वॉन इट्स मेडन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 टाइटल बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हराया 52 रनों से। और भारत की महिला क्रिकेट टीम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको बताई है अभी, पहली बार जीता है इंडिया ने महिलाओं में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारत ने क्या किया, तो आपको पता है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप जो था वो 2024 वाला, उसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। और ये आपका हुआ कहाँ पे था, तो वेस्ट इंडीज अमेरिका में। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में जो बारबाडोस था वहाँ पे आपका फाइनल आपको देखने को मिला था। वहाँ पे आपकी इंडिया जो है वो जीती थी वेस्ट इंडीज अमेरिका में। और आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता इंडिया ने। वहाँ पे आपने देखा ना उस टाइम पे आपके कोच कौन थे, यहाँ पे ध्यान रखना एक तो कोच जो है आपके वो राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़। और आपके इंडिया कैप्टन थे इसमें रोहित शर्मा। और इस टाइम पे आपको बताया कि सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे शानदार कैच है ना, डेविड मिलर का वो कैच था, आपने देखा ही होगा। तो उसमें साउथ अफ्रीका को हराया था और इंडिया ने ऐसा दूसरी बार जीता ये जो T20 वर्ल्ड कप है वो। तो फर्स्ट टाइम कब जीता आपका T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो आपका इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप, जो आपका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, जिसका फर्स्ट आपका मतलब था फर्स्ट एडिशन था, वो इंडिया ने जीता है। कब, वो जीता 2007 में, 2007 में फर्स्ट एडिशन था आपका जानकर। और T20 वर्ल्ड कप जो आपके स्टार्ट कब हुए थे, 2007 में हुए थे। और आपका जो ओडीआई वाला है वो इंडिया ने आपको पता ही है कि 83 में जीता था फर्स्ट टाइम, और 2011 में दूसरी बार, 1983 और 2011, कपिल देव और थाला धोनी। और तीसरे राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और किसने इसमें टॉप किया, यानी जो आपको मेडल ले लिया उसमें टॉप किसने किया, और आपके कहाँ पे ये आयोजित हुए। 38 नेशनल गेम्स 2025 कहाँ पे हुए ना, तो ये उत्तराखंड में हुए थे आपके, जिसमें सर्विसेज ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पाया उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने होस्ट किया और सर्विसेज जो है आपकी सेनाएं ने, आपका जो सर्विसेज है उसने इसमें टॉप किया, सर्विसेज ने ध्यान रखना। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, हु वॉन द आईपीएल 2025 टाइटल, तो आपको पता है आरसीबी ने जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और फाइनल में पंजाब किंग जो है उन्हें हराया था, और पहली बार अपना जो पहला आईपीएल खिताब है वो आरसीबी ने जीता। देखो आरसीबी और पंजाब किंग में कोई भी जीता ना तो वो फर्स्ट ही होता है, क्योंकि पंजाब ने भी आज तक नहीं जीता है और आरसीबी ने फर्स्ट टाइम जीता है, ध्यान रखना। आईपीएल जो आपका स्टार्ट कब हुआ, आईपीएल आईपीएल जो आपका स्टार्ट हुआ हुआ था 2008 में, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ध्यान रखना। आरआर जो आपकी उसने आरआर ने जीता था। सबसे ज़्यादा आपको बताइए कि एमआई और सीएसके है इसमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीत रखा है। आपदा सूचनाओं के लिए डीओटी और एनडीएमए द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीओटी एंड एनडीएमए फॉर डिजास्टर नोटिफिकेशन, तो उसका नाम सचेत है। यानी कि आपदा के टाइम है ना, जो आपकी मतलब आर तूफान आने वाला हो है ना, कोई मौसमी घटना होने वाली हो तो आपको सचेत कर देता है, तो उसका नाम क्या है, सचेत है, ध्यान रखना कि सचेत हो जाओ आपके क्षेत्र में आने वाला है तूफान। 2025 के बजट में 100 अविकसित कृषि जिलों को लक्षित करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई, जो आपके अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं एग्रीकल्चर उनके लिए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में अभी देखे आए ना कि 24,000 करोड़ हर वर्ष मिलेंगे 6 सालों के लिए, वो शुरू किया गया था। उसका जो उद्देश्य था वो आपके जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें आपकी जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना, इंप्रूव करना, और फार्मर की जो इनकम है उसे भी इंप्रूव करना। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में अनोखी दुनिया सिरेमिक वेस्ट पार्क बना है, तो अनोखी दुनिया जो आपका खुर्जा जो बुलंदशहर जिला है उसमें बन रहा है सिरेमिक वेस्ट पार्क, ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट। कौन सा राज्य एससी यानी आपके जो शेड्यूल कास्ट है उपवर्गीकरण को अपने अनुसूचित जातियों आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के तहत लागू करने वाला पहला राज्य बना, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एससी सब कैटेगराइजेशन अंडर इट्स शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। यानी कि आपकी जो शेड्यूल कास्ट होती हैं जो आपको पता है उनको आरक्षण मिलता है, उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी में उनका जो बंटवारा होना है रिजर्वेशन, ताकि जो मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो और पिछड़े हैं उनके लिए। तो ये आपका तेलंगाना फर्स्ट बना जिसने से एक बांटा है ना, एक्ट एक्ट के तहत लागू करने वाला जो फर्स्ट है आपका कौन है, तेलंगाना है। तेलंगाना बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। 1 अगस्त 2025 शुरू होने वाली 3.5 करोड़ नौकरियों को लक्षित करने वाली नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है, यानी कि आपकी जो इनिशिएटिव है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्टिंग अगस्त 2025 टारगेटिंग 3.5 करोड़ जॉब। तो आपकी कब से स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त से। और इसका उद्देश्य है 3.5 करोड़ जॉब जो है वो देना। इसका नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY। ठीक। किस राज्य ने दिव्यांग शोधकर्ताओं के लिए जीवन अनुप्रेरणा छात्रवृत्ति योजना शुरू की, यानी कि आपके जो रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो आपके फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए। विच स्टेट लॉन्च द जीवन अनुप्रेरणा स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिसेबल्ड रिसर्च स्कॉलर। जीवन अनुप्रेरणा क्या होती है कि जीवन जीने में एक आपको प्रेरणा मिले, अनुप्रेरणा मिले, है ना। आप वैसे भी जो फिजिकली डिसेबल्ड होके भी इतना आपको पता है चैलेंजिंग होते हैं, है ना।
वो अगर ऐसा काम करे तो वाकई ये तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप, आपका जो प्रोग्राम है, ये जीवन अनुप्रेरणा, ये असम ने लॉन्च किया था। असम लॉन्च द स्कॉलरशिप, अनुप्रेरणा असम ने किया है ना। अगला आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो आपका नागपुर महाराष्ट्र में ये आपका ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है इसका उद्घाटन हुआ है। कौन सी योजना 14,500 स्कूलों को डिजिटल लैब, ये मैंने आपको स्कीम में करवा रखा है, डिजिटल लैब और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक बनाने का शुरू की गई थी? विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू मॉडर्नाइज 14,500 14,500 schools with digital labs and वोकेशनल ट्रेनिंग? तो आपको 14,500 स्कूलों में आपका जो पीएम श्री है, ये स्कीम का नाम था। डिजिटल लैब यानी कि कंप्यूटर वगैरह आपको वहाँ सब मिलेंगे, और आपका जो ट्रेनिंग है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण आधुनिक बनाया गया स्कूलों को 14,500 स्कूलों में, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरुण प्लस श्रेणी की अधिकतम ऋण सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर द तरुण प्लस कैटेगरी ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो अधिकतम सीमा जो है 20 लाख है, ध्यान रखना। द मैक्सिमम लोन लिमिट इज 20 लाख। ये आपको मैंने करवा रखा है, लेकिन फिर भी 2 मिनट बता देता हूँ। वैसे तो मैंने स्कीम में अच्छे से करवा रखा है। ये आपकी पीएम मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना, 2015 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट 4 कैटेगरी में इसमें बांटा गया है, 4। एक तो आपका शिशु हो गया, है ना, फिर आपका एक होता है किशोर, फिर आपका आता है तरुण, फिर आपका आता है तरुण प्लस। ठीक है, यानी कि बढ़ती उम्र के हिसाब से। तो उम्र बढ़ती है, यानी सबसे पहले आपका छोटा बच्चा होता है शिशु, फिर वो किशोर होता है, फिर थोड़ा बहुत तरुण होता है, फिर वो तरुण प्लस हो जाता है, यानी मेच्योर एडल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से जो आपके ये गैर कृषि लघु उद्योग होते हैं ना, आपकी जो कृषि से उनका रिश्ता नहीं होता, जो आपके उद्योग हैं, लघु मध्यम उद्योग, है ना, लघु मध्यम उद्योग जो है उनके लिए, उनको लोन देने के लिए, ध्यान रखना, उद्योग। तो शिशु जो है आपका, उसमें कितना दिया जाता है? इसमें आपका जो है 50,000 तक लोन दिया जाता है, ध्यान रखना। 50,000 रुपये तक इसमें आपका लोन मिलेगा, 50,000 रुपये तक। किशोर में आपका कितना है? वो आपका है 50,000 से लेकर कितना, 5 लाख तक का, है ना, 5 लाख में। आपका जो तरुण है उसमें कितना है? 5 लाख से आपका 10 लाख जो लिमिट है लोन की। या आप अगर तरुण कैटेगरी में आते हो, मतलब उनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जो आपके अलग अलग आपके जो है ना ये उद्योग, उनको फिर तरुण प्लस में आपका 10 लाख से 20 लाख तक का है ना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं आपके तरुण प्लस की, तो इसमें 20 लाख इसकी लिमिट है, अधिकतम सीमा है। तो ये आपका हो जाएगा इसका। कौन सा राज्य लाडली बहना योजना के तहत योग्य महिलाओं को 1250 प्रति माह प्रदान करता है? विच स्टेट्स लाडली बहन योजना प्रोवाइड्स 1,250 पर मंथ टू एलिजिबल वुमेन? तो मध्य प्रदेश ये योजना चला रहा है, आपको पता ही है, महिलाओं के लिए। पहले ये 1,000 हुआ करती थी, अब आपकी 1250 कर दिया राशि, ये भी हम कर चुके हैं। 2023 में शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपकी जो रामसर साइट है उनका संरक्षण करना, उसके लिए इसका एम है अमृत धरोहर स्कीम। रामसर आपको पता है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन जो है आपका, ये आपका हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 को, 1971 में, ईरान में। ईरान का जो रामसर शहर है वहाँ पे, है ना। और इंडिया जो है एशिया में, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ध्यान रखना। इंडिया में, एशिया की सबसे ज़्यादा, इंडिया जो है एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, एशिया में रामसर साइट जो है इंडिया के पास है। रामसर साइट इंडिया के पास है ना, ध्यान रखना। बाकी इंडिया में अभी तो करीब 94 95 के आसपास है। वो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि किसमें है? तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ज़्यादा है। और 2 फरवरी को ही आपका क्या मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स डे मनाते हैं, ध्यान रखना, वेटलैंड्स डे। देखो मैं आपको अभी डिटेल में काफ़ी चीज़ें करवा दूँ, पर क्या है कि फिर ये वीडियो लंबी चली जाएगी और आप एग्जाम टाइम में इतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में करवा रहा हूँ, है ना। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ बना देता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ा जो आपका रामसर साइट है, सबसे बड़ी आपकी जो राम साइट है इंडिया में सबसे बड़ी, वो कौन सी है? वो आपकी सुंदरबन वाली, सुंदरबन जो डेल्टा आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, सुंदरबन। ये कहाँ पे आपका? वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल जो आपका वहाँ पे, अम्बा अम्बा डम्बा डम्बा रंबा रंबा वहाँ पे। छोटी जो आपकी कहाँ पे, वो हिमाचल प्रदेश में आपकी रेणुका झील, रेणुका झील। वैसे भी लड़कियों की जो हाइट होती है छोटी होती है थोड़ी, तो रेणुका झील जो है वो है सबसे छोटी। कहाँ पे ये आपकी? हिमाचल में है ना, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। ये आपका रामसर साइड वाला हो गया। तो इसके लिए आपकी मिशन अमृत धरोहर, द अमृत धरोहर स्कीम,
ये आपकी वेटलैंड्स होती है, आर्द्रभूमि जो होती है उनका संरक्षण के लिए, रामसर साइट के लिए, है ना। ये आपका यहाँ पे रेमसर नहीं है, रामसर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पे रामसर है ये, है ना, रामसर साइट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन रियल टाइम? तो इस ऐप का नाम है गज रक्षक ऐप, यानी कि हाथी को क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं, तो गज की रक्षा करने के लिए गज रक्षक ऐप, ताकि पता कर चले भी वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको कोई खतरा तो नहीं है, गज रक्षक ऐप। कौन सी योजना 2028 तक भारत के समुद्र तट के 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव लगाने का लक्ष्य रखती है? ये आपका सीजीएल में भी आया था, इस स्कीम में भी हम इसे करके आए हैं जो आपका वीडियोस में। तो ये आपकी स्कीम कौन सी है? विच स्कीम एम्स टू प्लांट मैंग्रोव्स एक्रोस 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियाज शोरलाइन बाई 2028? तो आपकी योजना मिस्टी है, इसका स्कीम का नाम क्या है? मिस्टी है। इंडिया में जो सबसे बड़ी तट रेखा है वो किसकी है? गुजरात की, ध्यान रखना, है ना। तो आपकी जो मैंग्रोव वन होता है ना, जो आसपास होते हैं समुद्र के आसपास, है ना, समुद्र तट के आसपास, उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव। तो वो लगाने का जो आपका लक्ष्य है, ताकि इससे क्या है कि जो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, है ना, तटीय इलाके में, उनको भी रोजगार मिल सके, अच्छा आपका पर्यावरण बन सके, इसलिए मिस्टी, मैंग्रोव से आपका मिस्टी। 2025 में उल्लास कार्यक्रम में आपका उल्लास प्रोग्राम है, उसके तहत 2025 में 95% आपकी जो लिटरेसी है वो किसने अचीव किया, उसको पार कर दिया है ना, क्रॉस कर दिया है। वो स्टेट कौन सा है? तो वो गोवा बना है, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव दिस। उल्लास आदमी को कब आता है? उल्लास आदमी को तब आता है जब वो अच्छे से खुले में मजा कर सके, है ना, बीच पे रोमांस वगैरह कर सके, तो उल्लास गोवा जाके ही मिलता है। इंडिया में तो सबसे जो आप जहाँ ज़्यादा कर सकते हो सब इस चीज़ों को, गोवा ही है, तो उल्लास गोवा। उल्लास यानी प्रसन्न हो जाना, मन उल्लास हो गया है, खुल मतलब तृप्त हो जाना। मिशन 3000 के तहत भारतीय रेलवे का 3000 मीट्रिक टन माल ढुलाई का लक्ष्य वर्ष क्या है? व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर द इंडियन रेलवेज टू रीच 3000 एमटी ऑफ फ्लाइट लोडिंग अंडर मिशन 3000? तो 2030 है, 30 से आपका 30, 3000 से 30, है ना, ध्यान रखना। यानी कि 30,000 की बात कर रहा है, मतलब 3000 की बात कर रहा है, 3000 में आपके शुरुआत के दो लेटर कौन से हैं? 30 हैं, तो 30 आपको याद रखना है, 2030 ध्यान रखना, 2030 है इसका लक्ष्य। पारंपरिक चिकित्सा निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्वेस्टमेंट? इसका नाम जो आपका आयुष निवेश सारथी पोर्टल है, जो आपकी पारंपरिक चिकित्सा निवेश जो है, ट्रेडिशनल आपकी जो, है ना, मेडिसिन इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जो पहले से चली आ रही है आपकी जो चिकित्सा निवेश है, उसमें बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि जो पुरानी हमारे पास जो नॉलेज है उसको भी बढ़ावा मिले। मध्य प्रदेश की राहगीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को मदद करने वाले नेक व्यक्ति को के लिए इनाम क्या है ना। अंडर द राहगीर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज द रिवार्ड फॉर ए गुड समेरिटियन हु हेल्प्स एन एक्सटेंड विक्टिम? तो आपका जो एक अच्छा राहगीर का मतलब क्या होता है? राह यानी रास्ता, वीर यानी जो से फतेह कर ले। तो आपका जो रास्ता होता है ना, उस पर कोई एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हिट एंड हमने देखा ना कल सरलू भाई वाला, आपका जो बीएनएस का, मैंने कल अच्छे से एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ देखना यार, उसको बहुत मेहनत लगी है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। हिट एंड रन में हमने देखा कि 106 की धारा 2 के तहत उसके लिए दंड वगैरह दे रखा है, लेकिन सल्लू भाई तो क्या है कि सल्लू भाई तो हिट एंड रन करके चले गए। अब पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, तो उनको कुछ ऐसा हेल्प करने वाला कोई ऐसा नेक दिला आदमी आपका उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तो उसे राहगीर योजना के तहत इनाम मिलेगा 25,000, है ना, 25,000 का, मध्य प्रदेश सरकार के तहत। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता के लिए कौन सा राज्य निवेशक दीदी चरण सेकंड शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च द निवेशक दीदी फेज 2 फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग रूरल वुमेन? तेलंगाना हैदराबाद ने इसे शुरू किया है। आपका जो निवेशक दीदी यानी कि जो आपकी महिलाएं हैं वो निवेश कर सके, इन्वेस्ट कर सके और पैसा कमा सके, है ना, ताकि उनके पास वित्तीय साक्षरता है, फाइनेंशियल लिटरेसी आए और वो इंडिपेंडेंट हो पाए, है ना, उसके लिए दीदी, वाह दीदी, निवेशक दीदी, है ना, तेलंगाना हैदराबाद। कौन सा राज्य विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना के तहत, अब ये तो नाम से पता चल रहा है कि विकसित गांव विकसित ओडिशा, एम्स टू रिड्यूस अर्बन रूरल डेवलपमेंट गैप? ये आपका ग्रामीण और शहरी जो आपके क्षेत्रों में आपको विकास में जो गैप देखने को मिलता है कि भाई शहर में काफ़ी विकास है, गांव में विकास कम है, इस गैप को कम करने के लिए ओडिशा ने ये योजना चलाई है, विकसित गांव विकसित ओडिशा। पीएम सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिदिन कितनी यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है? व्हाट इज द डेली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोवाइड्स फ्री अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड डेली फॉर फ्री। ये भी मैंने करवा रखा है अच्छे से, पीएम मुफ्त बिजली वाला भी। उत्तर प्रदेश के जिले का नाम बदलकर कल्याण सिंह नगर रखा जा रहा है। तो आपके जो अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्से हैं आपके, सम पार्ट्स ऑफ अलीगढ़ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में बीइंग रिनेम्ड टू कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे जिस टाइम पे आपका वो विवादित ढांचे वाला, जब आपकी बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और
आपका जो वहाँ पे हुआ था ना वो मूवमेंट, उस टाइम कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, जानना। आधार के नए मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को 5 प्रोफाइल तक जोड़ने की अनुमति देता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल ऐप फॉर आधार दैट अलाउज यूजर्स टू ऐड अप टू 5 प्रोफाइल्स? तो इसका नाम है एम आधार, है ना। नेक्स्ट आपका कौन सी योजना 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखती है? विच स्कीम टारगेट्स द प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030? 2030 तक ये आपकी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ये भी हम देख के आए हैं, अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है उसमें। तो इसका नाम क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ध्यान रखना। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स की वन शॉट करा रखी है, पॉलिटी की वन शॉट करा रखी है, अगर टाइम हो तो देख लेना उन चीज़ों को। इकोनॉमिक्स वाले में तो खतरनाक मेहनत लगी मेरे को। बोल रहे हैं कि सर 6.5 घंटे इतनी बड़ी। भाई मैंने उसमें CHS के क्वेश्चन भी करवाए हैं, पूरी आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझाई है। मैंने क्या है उसमें कंटेंट तो बड़ा नहीं है, कंटेंट लिमिटेड है, लेकिन अच्छे से समझाया, तो समझाने में टाइम लगता है भाई चीज़ों को। तो वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर जरूर देखना, क्योंकि टीम नहीं है हमारे पास। हम मैं ही बनाता हूँ और मैं ही यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है इस चीज़ में। कौन सा राज्य जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू करने करके जल निकायों को पुनर्जीवित कर रहा है? विच स्टेट लॉन्च द जल गंगा संवर्धन अभियान टू रिविटलाइज वाटर बॉडीज? तो आपका मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया है। भारत के उत्तरी सीमा राज्य जैसे अरुणाचल और सिक्किम में गांवों के विकास के लिए कौन सा परियोजना लक्षित है? विच प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप विलेजेस इन इंडियाज नॉर्थर्न बॉर्डर स्टेट लाइक अरुणाचल एंड सिक्किम? तो आपका वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये जो है इसके लिए है। जबकि अरुणाचल और सिक्किम के जो आपके बॉर्डर के आपके जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो गांव हैं, है ना, उनका डेवलपमेंट हो सके। जो नॉर्थर्न बॉर्डर स्टेट में आपके जो है आपके जो विलेज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ताकि वो चमक सकें। और इसका एक पार्ट 2 भी है, मतलब फेज़ 2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। वो आपका जो है इनके अलावा जो है सारे आपके जो उधर वाले हैं उनके लिए है, यानी आपके जो उत्तर पश्चिम वाले हैं ना, उत्तर वाले या आपके लद्दाख वगैरह के, वहाँ उनके लिए वो पार्ट 2 में है। BRO ने, यानी कि आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रोड कहाँ पूरी की है? यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वेयर डिड द BRO कंप्लीट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 19,040 फीट, है ना, 400 फीट, सॉरी। तो ये कहाँ पे की है इस सड़क को? मेघला पास लद्दाख में पूरा किया गया है। तो BRO कंप्लीटेड द रोड एट मेघला पास लद्दाख। यानी कि यहाँ आप दुनिया की सबसे ऐसी ऊंची सड़क है जहाँ आप मोटर मतलब आप चला सकते हो, मोटरसाइकिल वगैरह चला सकते हो, 19,400 फीट पर BRO ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका काम क्या है? जो आपके सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, जो राज्य हैं आपके, जैसे आपके कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख वगैरह, यहाँ पे आपको और भी आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पे सड़कें बनाना बनाना है, ये इसका काम है। 19,400 फीट की सड़क दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ाती है और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है ये कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज एंड इट्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है मेघला यहाँ पे पास। थोड़ा सा ध्यान हटाने की फिर गेम हो जाएगा, यहाँ पे तो सबसे ऊंची है। अगली आपकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वोट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो इंडिया की जो रैंक इसमें चौथी है। ये रैंकिंग भारत की सैन्य शक्ति, मानव संसाधन और क्षमताओं को दर्शाती है। दिस रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, कि भाई भारत के पास सेना में कितना पावर है, कितनी क्षमता है, मैन पावर, और आपकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको दिखाती है। तो इंडिया की चौथी रैंक आई है इसमें। फर्स्ट USA आपको पता ही है, चाइना है, फिर आपका चाइना है, रूस वगैरह है, फिर इंडिया है, फिर कोरिया है आपका। जुलाई 2025 में मझगांव डोक द्वारा प्रोजेक्ट 17A की कौन सी भारतीय स्टील फ्रिगेट डिलीवर की गई? विच इंडियन स्टेल्थ फ्रिगेट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A वाज डिलीवर्ड बाय मझगांव डोक इन जुलाई 2025? ये आपकी ये INS उदयगिरि है। ये फ्रिगेट भारत की एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करता है। दिस फ्रिगेट इनहेंस इंडियाज एंटी सबमरीन एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये काफ़ी अच्छे आपके INS उदयगिरि, जो भारत को मजबूत बनाती है डिफेंस में। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने हाल ही में वस्त्रास्त्र की कमी को पूरा करने के लिए रूस से कौन सा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है? यानी आपका जो BSHORADS है उसकी कमी पूरी करने के लिए विच पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली एक्वायर फ्रॉम रशिया टू प्लग वस्त्रास्त्र गैप? आपका गैप बढ़ा था ना उसके बाद ये IGLAS है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के खिलाफ प्रभावी मैन पोर्टेबल सतह से हवा मिसाइल है। दिस सिस्टम इज ए मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल इफेक्टिव अगेंस्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। यानी कि अगर आप कोई दुश्मन देश का, अगर आपके अंदर आपको जो आ रहा है एयरक्राफ्ट है ना लो फ्लाइंग पे, तो ये आपका नीचे हवा आपका ज़मीन से जाएगा और हवा में उसको मार गिराएगा। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। गोपालपुर में सीवर्ड फायरिंग रेंज में किस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया? विच इंडिजिनियस एंटी ड्रोन सिस्टम वाज टेस्टेड एट द सीवर्ड
फायरिंग रेंज इन गोपालपुर। तो इसका नाम आपका क्या है? भर्गवस्त्र है, ध्यान रखना। सिस्टम इज भर्गवस्त्र। ये प्रणाली सागरीय क्षेत्रों में छोटे ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए विकसित की गई है। द सिस्टम इज डेवलप्ड टू यूटिलाइज स्मॉल यूएवी थ्रेट्स अलोंग कोस्ट एरिया। अगर आपने कुछ गेम खेल रखे हो, फ्री फायर, पबजी वगैरह, तो उसमें जो जोन आता है ना, तो उसके लिए एक तो जोन होता है आपका अलग, एक आपके क्या है कि कुछ यूएवी छोड़ते हैं, तो वो ड्रोन है ना आपकी लोकेशन एक्सपोज कर देते हैं कि यहाँ पे एनिमी है। तो ठीक वैसे ही आपके इनमें होता है, या कोई सागरीय क्षेत्र होते हैं ना जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपके जो एनिमी है वो आपके छोटे मोटे ड्रोन भेजते हैं लोकेशन के लिए, तो ये उनको खरा खत्म कर देता है, बेअसर कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये आपका कौन है? ये भर्ग वस्त्र है, ध्यान रखना। भारतीय सेना की दीर्घकालिक पुनर्गठन योजना 2023-2032 का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मीज लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चरिंग प्लान? 2023 से आपको 2032 तक का आपका जो ये प्लान है कि भारतीय जो आपकी आर्मी है उसे पूरी तरीके से वापस एक रिस्ट्रक्चर करना है। इसका नाम है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का दशक, है ना, 10 सालों के अंदर। योजना का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और परिचालन तैयारी का अध्ययन करना है। द प्लान एम्स टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि हमें पूरा एकदम कैसे मूवमेंट तैयार करना है ना, आपकी जो इक्विपमेंट हैं, आपकी बंदूकें वगैरह हैं, उन्हें सब एक बेहतरीन तरीके से मॉडर्नाइज करना है। भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम नौसेना अड्डे आईएनएस अरावली को किस शहर में कमीशन किया? इन विच सिटी डिड द इंडियन नेवी कमीशन इट्स लेटेस्ट नेवल बेस आईएनएस अरावली? तो ये आपका जो गुरुग्राम है, वहाँ इसे कमीशन किया गया, ध्यान रखना। इट वॉज कमीशनड इन गुरुग्राम। स्वदेशी रूप से विकसित गांडीव किस प्रकार का मिसाइल है? तो गांडीव आपको पता है कि अर्जुन का एक जो आपका था ना, क्या बोलते उसे, हाँ, तीर कमान, उसका नाम था गांडीव, धनुष का। इंडिजीनियसली डेवलप्ड गांडीव विच टाइप ऑफ मिसाइल? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना। इट इज BVRWM मिसाइल, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मुकाबला करती है। ये मिसाइल हवा से हवा में मुकाबला क्षमता को बढ़ाती है। दिस मिसाइल इनहेंस एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, सीधा हवा में। अब आपका गांडीव जो होता है धनुष, उससे तीर हवा में ही जाएगा, और उधर से भी आपका तीर आता था दुश्मन का, मान लो दुर्योधन का, वो दोनों तीर आपस में नष्ट हो जाते थे। ठीक वैसे ही आपका एक ये जो है हवा से हवा में, एयर टू एयर। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2025 में मेघालय में भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? विच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड वाज हेड इन मेघालय? आपकी जो उमरोई है वहाँ पे, इन सितंबर 2025। इस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री। ये अभ्यास काउंटर टेररिज्म और जंगल युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है। एक्सरसाइज फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग, कि भैया कभी जंगल में लड़ाई हो जाए तो हमें वहाँ भी मजबूत रहना है, इसलिए ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे, और आपके आतंकवाद के खिलाफ। तो उसका नाम है मैत्री, मैत्री यानी दोस्त, है ना। सिंधुदुर्ग में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए किस डिकमीशन किए गए युद्धपोत का उपयोग किया जा रहा है? विच डिकमीशन्ड वॉरशिप इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इन सिंधुदुर्ग? तो अंडर वाटर म्यूजियम इंडिया का फर्स्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं INS गुलदार का, ध्यान रखना। ये युद्धपोत जो है अब पर्यटन और समुद्री धरोहर संरक्षण के लिए नियुक्त किया जा रहा है। द वॉरशिप इज नाउ रिपर्पज्ड फॉर टूरिज्म एंड मरीन हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये आपका पूरा होता है एक बड़ा सा युद्धपोत वॉरशिप, एक बड़ी सी जहाज होती है युद्ध, अलग अलग ही होता है आपका युद्ध टाइप का, है ना, जो पूरा पानी में रहता है, बड़ा सा, जैसे कोई बड़ा एक शहर वगैरह नहीं होता वैसा, काफी बड़ा होता है। DRDO द्वारा ओडिशा तट पर स्वदेशी RF सीकर से कौन सा मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया? विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फाइट फ्रॉम एन इंडिजिनियस RF सीकर बाय DRDO ऑफ द ओडिशा कोस्ट? जो आपका DRDO है, तो उसने अस्त्र जो है इसका प्रशिक्षण किया है सफलतापूर्वक, इसका आपका जो है प्रक्षेपण किया है ना, प्रक्षेपण नहीं, टेस्ट किया, ध्यान रखना, फायर। ये मिसाइल हवा से हवा में, यानी कि एयर टू एयर है आपकी, और इंडिया की फर्स्ट आपकी इंडिजिनियस है ना, यानी कि इंडिया ने पहली अपनी स्वदेशी मिसाइल, ध्यान रखना, जो भारत में विकसित की गई हवा से हवा में लड़ाई लड़ने के लिए। द मिसाइल इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल डिजाइंड फॉर कॉम्बैट। पूछ सकता है कि भारत की पहली हवा से हवा में लड़ाई के लिए विकसित की गई स्वदेशी जो है भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? तो वो अस्त्र है, ध्यान रखना। ऑपरेशन ब्रह्मा किस पड़ोसी देश को भूकंप राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा वाज लॉन्च टू प्रोवाइड अर्थक्वेक रिलीफ टू विच नेबरिंग कंट्री? तो म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहाँ आपकी एड वगैरह जो है ना, खाना वगैरह वहाँ पहुँचाएगा, हेल्प, आपकी जो मानवता और आपदा राहत कार्य जारी तेजी से ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किया गया, रेस्क्यू किया गया लोगों को वहाँ पे, काफ़ी आपकी जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था आपका ये। अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? वो भी हम पीछे देख के आए हैं अभी, तो ये तो उसका नाम विक्रम 3201 है, ये भी हमने देखा भी पीछे, ये वही है सेम किसने आपको। 2025 में रेगिस्तान में भारत की एकीकृत मारक क्षमता का प्रशिक्षण किस अभ्यास में किया गया? विच एक्सरसाइज टेस्टेड इंडियाज
इंटीग्रेटेड फायर पावर इन द थार डेजर्ट जो राजस्थान है इन 2025। उसका नाम था आपका अमोकफरी। दिस आंसर इज अमोकफरी। यह अभ्यास थार रेगिस्तान में सेना की युद्ध तत्परता और आधुनिक हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करता है कि आप कितने तेजी से है ना सब कुछ कर सकते हो। द एक्सरसाइज टेस्ट द आर्मीज कॉम्बैट रेडीनेस एंड मॉडर्न वेपन सिस्टम इन द थार डेजर्ट। जुलाई 2025 में कालीनिंग्राद रूस में भारतीय नौसेना की कौन सी फ्रिगेट कमीशन की गई? विच इंडियन नेवी फ्रिगेट वाज कमीशनड इन कालीनिंग्राद रशिया इन जुलाई 2025? तो उसका नाम है आईएनएस तमल। ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। दिस फ्रिगेट इज क्रूशियल फॉर इनहेंसिंग इंडियाज नेवल सिक्योरिटी। यानी कि नेवी में जो आपकी सिक्योरिटी होती है ना समुद्री जगहों में, उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बीईएल द्वारा विकसित आकाश तीर क्या है? वोट इज आकाश तीर डेवलप्ड बाय बीईएल। तो ये आपकी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है आपका ना। ये प्रणाली हवा से आने वाले खतरों का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने के लिए स्वचालित प्रणाली है। द सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड मैनेजेस एयर थ्रेट्स जो हवा से आते हैं ना आपको, जैसे हमने देखा ना वो आपका S-400 था ना, जो भी वो पाकिस्तान बोल रहे थे कि हमने इंडिया का एयर डिफेंस S-400 जो है उसे मतलब तहस नहस कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक वैसे ही आपका जो है ये आपका एयर डिफेंस है ना, आकाश तीर कि जो तीर आकाश से आ रहे हैं उनको आकाश में ही पूरा मैनेज कर देना, उनको पता लग जाएगी कौन से तीर आकाश से आ रहे हैं। जीआरएसी मतलब तीर नहीं आ रहे हैं आकाश से ओब्वियसली, आपको भी पता है कि मिसाइल वगैरह आती है, ड्रोन वगैरह, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आप कि सर आप पागल हो गया कैसी बात कर रहा हूँ, पागल नहीं हूँ भाई, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आज मेरा सिर दर्द हो रहा है बट क्या करें यार, पढ़ाना पड़ता है, सिंपल सी बात है ना। हजार गम है जिंदगी में सुनाए किसको, सर में दर्द है बताएं किसको, किसको बताएं भाई, करना पड़ता है। जीआरएसी द्वारा निर्मित एस डब्ल्यू सी श्रृंखला का आठवां और अंतिम जहाज कौन सा है? Which ship is the eighth and final vessel in the SWC सीरीज बिल्ट बाय GRSC? तो वो है INS अजय, कि हम कभी नहीं हारेंगे। अजय यानी जो कभी नहीं हारता, जिसे कोई जीत नहीं पाया। ये जहाज समुद्री युद्ध में पनडुब्बी रोधी और सतही युद्ध क्षमता बढ़ाता है। दिस शिप इनहांस एंटी सबमरीन एंड सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। सतही युद्ध क्षमता, सरफेस पे जो लड़ते हैं ना, एंटी सबमरीन आपको पता है सबमरीन जो पानी के अंदर होती है उसके एंटी विपरीत समुद्री युद्ध में सतह पे लड़ो, अंदर पानी के अंदर मत लड़ो, पानी पर लड़ो लेकिन ऊपर सतह पे। ये आपका अजय है, INS अजय। किस राज्य में पहली बार एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की रात में लैंडिंग की गई? इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एवर नाइट लैंडिंग ऑफ फाइटर जेट्स ऑन एन एक्सप्रेसवे कंडक्टेड? तो ये आपका कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में, गंगा एक्सप्रेसवे। ये प्रयास आपातकालीन परिस्थितियों में तेज और सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया गया। दिस वॉज कंडक्टेड फॉर रैपिड एंड सेफ लैंडिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। वहाँ आपका फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला, रात में लैंडिंग की गई एक्सप्रेसवे पे, गंगा एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश में। आपके लड़ाकू विमान एंड फाइटर जेट उनकी। युद्ध अभ्यास का आपका 21वां संस्करण किस स्थान पर हुआ? द 21st एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास टुक प्लेस इन विच लोकेशन? आपका अलास्का यूएसए में हुआ। यूएस और इंडिया के बीच होता है आपका युद्ध अभ्यास, ध्यान रखना। ये संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आपसी सहयोग को बढ़ाता है। दिस जॉइंट एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स स्ट्रेटजिक एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। जैसे और भी होते हैं आपके है ना, जैसे शक्ति हो गया है ना, गरुड़ हो गया, मतलब जो फ्रांस और इंडिया के बीच शक्ति आपको देखने को मिलता है। और आपका नोमेडिक एलिफेंट हो गया थाईलैंड, मतलब आपके जो मंगोलिया और इंडिया के बीच खान क्वेस्ट हो गया है ना, इंडिया और मंगोलिया के बीच काफ़ी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगला आपका, हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए अमेरिका कौन सा मिसाइल रक्षा ढाल विकसित कर रहा है? विच मिसाइल डिफेंस शील्ड इज बीइंग डेवलप्ड बाय द यूएसए टू काउंटर हाइपरसोनिक थ्रेट्स? तो आपका गोल्डन डोम है। ये ढाल अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। द शील्ड इज केपेबल ऑफ काउंटरिंग एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो आती है ना ऊपर से, आज जो आपकी एडवांस हाइपरसोनिक उनका भी मुकाबला कर सकते हैं ना, उनको तहस नहस कर सकता है देश की सीमा में घुसने से पहले। गोल्डन डोम। हाल ही में 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आफ्टर रिसेंट 1000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सपेंशन? तो आपका है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये रिजर्व बंगाल टाइगर और मैंग्रोव परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। द रिजर्व इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स एंड मैंग्रोव इकोलॉजी। इसका विस्तार किया गया अभी 2025 में। ऑपरेशन शेड किस चीज़ का परीक्षण करने के लिए किया गया? ऑपरेशन शेड वाज कंडक्टेड इन 2025 टू टेस्ट वॉट सिविल डिफेंस रेडीनेस अगेंस्ट एयर अटैक्स। जो आपके हवा में आपके जो सिविल डिफेंस होते हैं अगेंस्ट एरियल अटैक्स जो आपके हवा में होते हैं उनको काउंटर करने के लिए। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई हमलों की सुरक्षा क्षमता बढ़ती है। इट इनहेंस एयर अटैक प्रिपेयर्डनेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, की भाई कभी भी है ना आपकी एकदम अचानक हमला हो सकता है, हमला अचानक हुआ था तो हमारी सुरक्षा क्षमता इससे बढ़ती है। इसलिए इसको टेस्ट किया गया ऑपरेशन शील्ड को, कि लोग कितने आपके तैयार हैं और उनको समझाया गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी तो हुआ था कि भैया कभी भी अटैक हो सकता है तो तैयार रहना है, अवेयर रहना है।
माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस भारतीय मिसाइल का पहली बार युद्ध में उपयोग किया गया? विच इंडियन मिसाइल इज बिलीव टू हैव द इट्स फर्स्ट कॉम्बैट यूज इन ऑपरेशन सिंदूर, यानी युद्ध में पहली बार आपको ब्रह्मोस का यूज किया गया है। ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे समुद्र और जमीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस इज इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिप्लॉयबल फ्रॉम लैंड इन सी, यानी आप जमीन से भी इसे लॉन्च कर सकते हो और पानी में भी, जहाँ आपका कुछ बेस वगैरह आपने बना रखा हो वहाँ से आप आईएनएस से आप इसे लॉन्च कर सकते हो ना, आईएनएस विक्रांत जो आपको देखने को मिलता है वहाँ से। नेक्स्ट है आपका बीआरओ के प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? यानी आपको जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है ये आपका, यानी आपका जो सीमा सड़क संगठन संगठन। तो इसका आपका जो 15वां स्थापना दिवस है, वेट द 15th रेजिंग डे ऑफ बीआरओ प्रोजेक्ट विजय टेक प्लेस। प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस, यानी कि बीआरओ तो काफ़ी आपका 1960 के करीब से आ रहा है, चला आ रहा है ना, मतलब पहले से। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट विजय था उसका 15th आपका रेजिंग डे, यानी कि प्रोजेक्ट विजय को 15 साल हो गए आए हुए, है ना। तो ये आपका कारगिल लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया वहाँ पे। ये दिवस सड़क निर्माण और रणनीतिक पहल की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दिस डे सेलिब्रेट्स अचीवमेंट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, भी आपकी रणनीतिक पहल कि भैया देखो, जो आपकी बॉर्डर स्टेट में जो सड़क होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी आपकी युद्ध हो तो वहाँ पे आपका क्या है कि दुश्मन देश उनको तोड़ने की कोशिश करता है ताकि इनका जो आपका कम्युनिकेशन है वो टूट जाए। लेकिन इसलिए ये जो आपकी इंपॉर्टेंट सड़कें हैं ये बीआरओ बनाता है, ध्यान रखना। दुबई एयर शो में कौन सी मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किया गया? विच मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम वाज शोकेस्ड एट द दुबई एयर शो? उसका आपका उत्तर क्या है? वो आपका मिसलेनियो डोम, इटली का। ये प्रणाली हवा, जमीन और समुद्र से आने वाले खतरों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टम प्रोवाइड्स इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एयर, लैंड एंड सी थ्रेट्स, कि जहाँ से भी आपका आ रहा हो। मल्टी डोमेन है, यानी कि चार तीनों तरफ से आपका हवा, जमीन और समुद्र से आने वाले खतरों के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम है। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने किस त्रिसेवा अभ्यास का नेतृत्व किया? स्ट्राइक सर्विस एक्सरसाइज वाज लेड बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर 2025। तो आपका है त्रिशूल। इसमें आपका नौसेना, सेना और वायुसेना के बीच संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाता है। एक्सरसाइज इनहेंस ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, की भाई तीनों मिलके कोई ज़्यादा अचानक युद्ध हो तो तीनों तरफ से मिले होते हैं ना, तो कोऑपरेट कर अच्छे से कर पाए, इसलिए बढ़ावा देने के लिए आपका ये किया गया था, नेवी ने से किया था ना, आयोजित। अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 से जुड़े इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग स्पेसक्राफ्ट SDX-01 एंड SDX-02? प्रयोग का नाम है स्पेडेक्स। ये प्रयोग अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ने की भारत की स्वदेशी क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। एक्सपेरिमेंट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट इंडियाज इंडिजिनियस स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी, कि भाई अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ सके, स्वदेशी विकास करने की केंद्रित है ना। नासा इसरो का जो निसार है वो आधिकारिक रूप से पृथ्वी की पहली तस्वीर कब भेजी थी? हमने बताया ना कि दोनों का साथ ज्वाइंट है ना, नासा और इसरो का। ऑन विच डेट डिड द नासा इसरो निसार सैटेलाइट ऑफिशियली सेंड इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ अर्थ? इसने 2025 की शुरुआत में पहली तस्वीर भेजी। इट सेंट इट्स फर्स्ट इमेजेस इन अर्ली 2025। निसार का पूर्ण संचालन 7 नवंबर 2025 से शुरू होगा। फुल ऑपरेशंस ऑफ निसार विल बिगिन ऑन November 7, 2025। तो वहाँ से होगा आपका। सरकार द्वारा स्वीकृत कौन सा भारतीय चंद्र मिशन एक सैंपल टेन मिशन है? हमने देखा कि चंद्रयान 4 है आपका, चंद्रयान 4 2028 में वापस आने वाला। इलोन मस्क की न्यूरोलिंक को ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा किस प्राधिकरण से मिला? तो ये भी हम देखे हैं, FDA, यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे दिया है दर्जा। दस द स्टेटस वाज ग्रांटेड बाय द FDA। लुपेक्स यानी चंद्रयान 5 इसरो और किस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है? लुपेक्स चंद्रयान 5 इज ए कोलेबरेटिव लूनर मिशन बिटवीन इसरो एंड विच एजेंसी? तो आपकी जो JAXA है, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, वो और आपका जो इसरो, इन दोनों का कोलेब्रेशन हुआ है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोलेब्रेशन करते हो ना दोस्त के साथ, वैसे इन्होंने कोलेब किया है चंद्रयान 5 के लिए। इसका नाम लुपेक्स है। नेक्स्ट है ISS के लिए एक्सोम मिशन 4 में इसरो से चयनित पायलट कौन है? हु इज द इसरोज पायलट सिलेक्टेड फॉर एक्सोम मिशन 4? तो आपको बताया कि वो सुधांशु शुक्ला हैं जो इंडिया की ओर से गए हैं, है ना, इंडिया की ओर से। तो आपको पता है कि मोदी जी ने बात भी कही और कहा कि अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया क्या? जी मोदी जी खिला दिया है। अब आपको सुकून मिल गया होगा। तो अब शुभांशु शुक्ला हैं जो इंडिया की ओर से गए। मस्तिष्क चोटों को त्वरित पहचान के लिए
शेरेबो डिवाइस किसने विकसित की? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द शेरेबो हैंडल्ड हैंड हेल्ड डिवाइस? तो इसमें प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा विकसित किया गया। इट वॉज डेवलप्ड बाय लीडिंग इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो है आपके, उन्होंने इसे विकसित किया। ध्यान रखना। भारत की पहली स्वदेशी CRISPR थेरेपी का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस CRISPR थेरेपी? तो उसका नाम है आपका बिरसा 101। ये आपकी जो सेल होती है ना, उसमें आपका जो है कुछ आपकी जो डिजीज होती हैं उनको मतलब वापस क्योर करने के लिए, इसका नाम है बिरसा 101। ध्यान रखना। स्वदेशी है, इंडिजिनियस है। ESA और इसरो का कौन सा मिशन कृत्रिम सूर्य ग्रह बनाने का लक्ष्य रखता है? विच ESA यानी जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो, और इसरो यानी इंडियन आपकी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी ESA जो है यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका आपका मिशन है एम्स टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स। तो आपका कौन है वो? तो आपका इस मिशन का नाम है प्रोबा 3 की। प्रोबा 3 इसका नाम है, जो आपका कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने का लक्ष्य रखता है। ध्यान रखना। बाकी इसरो की स्थापना कब हुई थी ये बता दो यहाँ पे। इसरो जो है अपने पूर्ण रूप में 1969 में आया था। इससे पहले 1962 में इसका एक अलग नाम से बना था, लेकिन फिर इसका इसरो बना 1969 में। ध्यान रखना, 69 में। 2027 के लिए लक्षित भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या? व्हाट इज द मिशन नेम फॉर इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो इसका नाम गगनयान है। कि भारत मतलब पूरे भारत की ओर से, मतलब भारत है ना, अंतरिक्ष में मानव को भेज पाए अपनी क्षमता पे, तो उसका नाम गगनयान है। और ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। वैसे तो भारत की ओर से राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला जाके आ चुके हैं, लेकिन वो भारत की ओर से गए, भारत को रिप्रेजेंट करके, है ना। लेकिन वो इंडिया से नहीं गए हैं, वो USA से मतलब वहाँ से गए हैं, है ना। जो अभी आपका ISS से गए हैं, लेकिन अभी इंडिया खुद भेजेगा। 2027 के लिए है ये, हमने एम कर रखा है ये गगनयान। गगनयान ही आपका अंतरिक्ष को बोलते हैं, है ना, आकाश को बोलते हैं, तो हम गगन में जा सके, गगनयान। कौन सा राज्य अमरावती में क्वांटम वैली बनाने की योजना बना रहा है? आपका आंध्र प्रदेश है। अमरावती आंध्र प्रदेश में आता है, आपको पता है। न्यू कैपिटल बनने वाली है आंध्र प्रदेश की, अमरावती। चार छोटे उपग्रह वाला नासा मिशन कौन सा है जो सौर हवाओं का अध्ययन करता है? विच नासा मिशन विथ 4 स्मॉल सैटेलाइट्स स्टडी सोलर विंड्स? ताकि पंच है उसका नाम, पंच। 4 सैटेलाइट है उसमें, उसका नाम पंच है। और वो सोलर विंड्स को जब का अध्ययन करता है, जो सौर हवाएं उनका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER लोकेटेड? तो ये दक्षिण फ्रांस में आपका, नॉर्थन फ्रांस में सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस में स्थित है आपका, वहाँ पे लोकेटेड है। ध्यान रखना। लिथियम के विकल्प के रूप में फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी किसने विकसित की? ये आपके जो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी? तो ये आपकी किसने की है? जो आपके बेंगलुरु के रिसर्चर्स हैं उन्होंने की है, शोधकर्ताओं ने की है, डेवलप किया इसे। आदिवासी भाषानुवाद के लिए भारत का पहला AI आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है? वोट इज इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन? इसका नाम आदिवाणी है। प्लेटफॉर्म इज कोड आदिवाणी। वाणी यानी इंडिया में कैसे बोलते हैं आवाज को, है ना, भाषा को। तो आदि आपके आदिवासी जो है उनसे, तो आदिवासी भाषा अनुवाद के लिए फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जो आदिवासी क्या बोल रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर सके, इसके लिए आपका AI बेस्ड है, इसका नाम है आदिवाणी। ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म है ये आपका। भारत का पहला इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो ये आपका भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, वहाँ आपका लॉन्च हुआ है। ध्यान रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो आपका उड़ीसा है वहाँ पे। असम के माकुम कोलफील्ड में 24 मिलियन वर्ष पुराने कौन से जीवाश्म पत्ते मिले हैं? विच 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लीव्स वर फाउंड इन माकुम कोलफील्ड असम? तो इसका नाम क्या है? नोटोफिगिया है। ध्यान रखना। गूगल के उस क्वांटम चिप का नाम क्या है जिसने सत्यापन योग्य क्वांटम लाभ प्राप्त किया? व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स क्वांटम चिप विद वेरीफेबल क्वांटम एडवांटेज? तो उसका नाम विलो है, विलो। 2025 में 20 प्रकाश वर्ष दूर किस एक्सप्लेनेट को संभावित रूप से रहने योग्य माना गया है? विच एक्सप्लेनेट 20 लाइट ईयर्स अवे was identified as potentially habitable in 2025? कि वहाँ हम रह सकते हैं। 20 प्रकाश वर्ष दूर आपका एक्सप्लेनेट है, इसका नाम क्या है? GJ 251c। ध्यान रखना। महिलाओं की डिजिटल जागरूकता के लिए यशोदा AI किसने विकसित किया? विच एजेंसी डेवलप्ड यशोदा AI सखी? यशोदा आपको पता है कि मैया यशोदा, है ना, कृष्ण जी की आपकी जो माता का नाम था यशोदा जी। तो वहाँ से आपका महिलाओं की डिजिटल जागरूकता के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, NCW ने डेवलप किया। ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका पीढ़ीगत तंबाकू और वेपिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज जनरेशनल टोबैको एंड वेपिंग बैन? जो आप ये पीढ़ी से मतलब खाते आ रहे हो ना, ये जर्दा वगैरह जो आप काफ़ी सालों से तंबाकू खाते आ रहे हो, इसका सेवन कर रहे हो, तो इस पर बैन लगाया है। और वो बैन लगाने वाला आपको दुनिया का जो फर्स्ट कंट्री बना है वो मालदीव बना है। ध्यान रखना, मालदीव। अब देखो ये बोलते हैं ना कि माल फूंक रखा है,
तो ये जो आपकी ये माल होता है ना तंबाकू वगैरह, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो वो मालदीव ने ही लगाया, यानी कि माल के दिए बुझा दिए मालदीव ने। ध्यान रखना, पीढ़ीगत तंबाकू और वेपिंग पर बैन लगा दिया है। 2025 में ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य कौन सा बना? विच नेशन ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स एज इट्स न्यूएस्ट फुल मेंबर 2025? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का आपका नया पूर्ण सदस्य बना है, इंडोनेशिया। ध्यान रखना, इसका अभी फुल मेंबर बना है, न्यूएस्ट है इसमें से, ध्यान रखना। ब्रिक्स आपको बताइए कि जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने इसमें ज्वाइंट कर रखा है ये इनके इंपॉर्टेंट देश हैं। बाकी अभी तो और देश इसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक नाटो की तरह है, नाटो के विरोध में आप समझ सकते हो इसको। ये देश इसको लीड कर रहे हैं, और यूएसए की जो आपकी एक मोनोपोली आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में, उसको ख़त्म करने के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट की रोल है ना, इसका रहता है यहाँ पे ब्रिक्स का। बाकी इसके तहत आपका ब्रिक्स के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना है, ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। और ये कहाँ पे बना है आपका? ध्यान रखना, ब्राज़ील में। कई जगह पर है, यानी कि फंड करने के लिए, लेकिन इसका जो है ब्राज़ील में फोर्ट लेजा जो है, ध्यान रखना वहाँ पर, फोर्ट लेजा ब्राज़ील, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला आपका जो शेख हसीना थी, अभी पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी आपकी, कहाँ की? आपकी जो बांग्लादेश है वहाँ की। तो शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप की संस्था ने स्वीकार किए हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चार्जेस अगेंस्ट एक्स पीएम शेख हसीना? तो बांग्लादेश का जो आपका इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, उसने ये आपकी एक्सेप्ट किए हैं आरोप कि हाँ, शेख हसीना जो है उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ऐसे मतलब मानवता के लिए खराब अपराध किए। अब देखो, ये शेख हसीना जो थी वो थोड़ी इंडिया के लिए सही थी, है ना। तो ये बांग्लादेश वाले जो थे, अमेरिका का सपोर्ट था आपका, जो आपका मोहम्मद यूनूस से, और फिर इन्होंने वहाँ पे गेम पलट दिया ना, बांग्लादेश में सरकार चेंज हो गई। तो अब यहाँ वहाँ का जो बांग्लादेश का वो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, जाहिर सी बात है यार, वो तो अपनी जो अभी प्रेजेंट की सरकार है उसकी बात मानेगा। और उसने जो है आपकी जो ये शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध हैं वो इसे स्वीकार कर लिए हैं। जैसी सरकार होगी वैसे ताना बाना होगा। तो अभी ये इनकी हालत है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसमें आपको बताया कि इंडिया और जो फ्रांस है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बनता है यहाँ पे। 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? विच कंट्री ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 107th मेंबर? तो आपका मोल्दोवा बना है, ध्यान रखना, 107वां सदस्य इसका। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरब लीग की $53 की घोषणा का नाम क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ द 53 बिलियन डिक्लेरेशन? डॉलर है ना, $53 बिलियन जो है आपके अरब वाले डिक्लेरेशन अडोप्टेड बाय द अरब लीग टू रिबिल्ड गाजा। तो इसे काहिरा घोषणा कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द कायरा डिक्लेरेशन, ध्यान रखना, है ना। तो ये यहाँ पे अरब जो देश हैं वो गाजा, आपको पता ही है कि वहाँ पे इसराइल और गाजा में आपको पता है काफ़ी जो टेंशन चल रहा था अभी, गाजा पट्टी में जो बमबारी वगैरह हो रही है। तो वहाँ पे पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि रीबिल्ड के लिए, जो आपका अरब लीग है उसने $53 की जो है घोषणा की, और इसका नाम है काहिरा घोषणा। जो मिस्र में आपको बताया कि काहिरा जो है मिस्र की कैपिटल है। 2025 में दुनिया का पहला प्रभावी रूप से कैशलेस देश कौन बना है? विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इफेक्टिवली कैशलेस कंट्री 2025? तो स्वीडन जो है ये आपका फर्स्ट बना है कैशलेस कंट्री इफेक्टिवली, ध्यान रखना, प्रभावी रूप से पहला कैशलेस, यानी कि वो आप देखते हैं डिजिटल पूरा, अभी कैश की जरूरत नहीं है वहाँ पे, सब जो ट्रांजेक्शन वगैरह आपके ऐसे हो रहे हैं। ब्रिटेन ने किस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी? विच आइसलैंड आर्किपिएलागो डिड द यूके ट्रांसफर सॉवरेनिटी टू मॉरिशस? तो चागोस द्वीप समूह है उसकी संप्रभुता जो है सौंपी गई है। द सॉवरेनिटी ऑफ द चागोस आइसलैंड वाज ट्रांसफर्ड। क्योंकि पहले आपको बताया ब्रिटेन का तो काफ़ी जगहों पे राज रहा है ना। तो वहाँ, जैसे अभी इंडिया में भी काफ़ी था ब्रिटेन का पहले, 1947 से पहले पूरा था, आपका पता ही है आपको, औपनिवेशिक था वहाँ पे। ब्रिटेन ने कई सारी जगहों पे अपने उपनिवेश बनाए हैं। तो अभी जो आपका चागोस द्वीप समूह है उसकी जो संप्रभुता है वो भी आपको इसको मॉरिशस को दे दी है कि भैया अब तुम संभालो, ये आपके अंडर आ गया। नेक्स्ट है आपका 2025 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2025? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने, ध्यान रखना 2025 में, फ्रेडरिक मर्ज। ये हमारे यहाँ हर एक दवाई का मर्ज मिलता है ना। तो आपका जो जर्म है, ये जर्मनी का जर्म, इसका उल्टा कर लो आप, जर्म का मर्ज, है ना, जर्म और इसका मर्ज, ध्यान रखना, फ्रेडरिक मर्ज। तो आपका जर्मनी जो है इसका फर्स्ट दो अक्षर को अगर आप उल्टा करोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जर्म का मर्ज। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ। डिएला नामक एआई सरकारी मंत्री को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू इंडक्ट एन एआई गवर्नमेंट मिनिस्टर नेम्ड डिएला? तो अल्बानिया ऐसा करने वाला पहला देश बना। अल्बानिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंडक्ट एन एआई गवर्नमेंट मिनिस्टर। एआई जो है वो सरकारी मंत्री बना दिया, जैसे हमारे यहाँ जो आपके मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री वगैरह जैसे देखने को मिलता है आपको, वैसे एआई सरकारी मंत्री को शामिल करने वाला पहला देश बना है अल्बानिया, गवर्नमेंट में एआई मिनिस्टर।
देख रहे हो चमत्कार। तो फिर भी एआई में कुछ कमियां हैं कि एआई जो है एक असली नेता की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता है, ऐसा असली मंत्री की तरह। कैसे? असली मंत्री जो है आपको पता ही है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, एआई वैसा नहीं कर सकता। असली मंत्री आपको पता है कि सड़क पे, है ना, घुड़सवारी कर सकते हैं, और फिर वो जो आपके जो कैमरे हैं उससे हमें दिख जाता है कि अरे ये तो धाकड़ साहब है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो अद्भुत है, करिश्मा है, उसको अंजाम दे रहे हैं। तो एआई कर पाएगा? एआई कभी नहीं कर पाएगा। एआई के पास वो टूल ही नहीं है, टूल मतलब वो उसके पास वो चीज़ें ही नहीं है जो उसको इंडिकेट करे, उसको मतलब ऑर्डर दे कि हमें ऐसा करना है। उसके पास वो टूल मतलब दिमाग भी नहीं है कि ऐसा, कि वो ऐसा करने का सोचे। तो उसके पास जो आपका माइंड जैसा टूल नहीं है एआई के पास, मतलब ऐसे कामों के लिए। तो नेताजी तो आपको बताया, नेताजी हैं, खैर छोड़िए। तो अल्बानिया जो है ऐसा करने वाला पहला देश बना जिसने एआई सरकारी मंत्री आपका इसको गवर्नमेंट में ऐड किया। ध्यान रखना, अल्बानिया पहली बार। अलबेला, अलबेला जो है अल्बानिया ने करके दिखाया है, मतलब अद्भुत दृश्य। 2025 में मीडिया स्वतंत्रता में भारत का 151वां सूचकांक हमने देखा कि पहले 159 था, अभी 151वां स्थान मिला है। तो वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो उसने दिया है, ध्यान रखना, ये जारी करती है आपकी जो प्रेस फ्रीडम जो आप देखते हो ना इंडेक्स को। 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर क्या थी? वॉट वॉज इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन 2022-23? तो ये आपकी 5.3% थी। इट वॉज 5.3, कि इंडिया में जो है 5.3% लोग ऐसे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में अपने जीवन बिता रहे हैं, अत्यधिक गरीबी, खाना तक नसीब नहीं हो रहा। वो 5.3% आपको देखने को मिली है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत इसमें जो है आपका 131वें स्थान पर है। इंडिया रैंक 131, है ना। तो इसकी रैंक जो है आपकी 131 रही, 131st। ध्यान रखना, 131वीं रैंक रही आपकी, रैंक रही ग्लोबल जेंडर गैप, कि भी आपकी जो जेंडर है मेल और फीमेल उसमें आपका कितना गैप है, उसके आधार पर आपकी रैंक दी जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024, तो इसमें आपका जो टॉप अचीवर है जो कौन सा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो केरला जो है आपका एजुकेटेड आपको बताया कि स्टेट है, तो वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसने टॉप किया है। ध्यान रखना। दुनिया के जीडीपी का कितना हिस्सा कार्बन प्राइसिंग के अंतर्गत आता है? व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी अंडर कार्बन प्राइसिंग? तो वो लगभग 2/3 है, नियरली 2/3। जबकि कार्बन प्राइसिंग होती है, आप देखते हो ना, जो ये ग्रीन हाउस की जो गैस है उनका उत्सर्जन करते हैं ना, तो उनके लिए इन पर जीडीपी के हिसाब से इनका मतलब टैक्स वगैरह जो आपका लगता है ना, तो इस हिसाब से लगभग 2/3 जो है जीडीपी का हिस्सा वो कार्बन प्राइसिंग के अंतर्गत आता है। उन सब पे आपका कार्बन प्राइसिंग लगता है। तो इतना सारा जो जीडीपी है वो आप ग्रीन हाउस उसको आपको पता है इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसका इतना ज़्यादा योगदान है। भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? 2028 तक आपका इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और सेकंड कब बनेगा ये बताना आपको। तो सेकंड तब बनेगा जब सोनू जो है आईएएस बन जाएगा, क्योंकि सोनू ने कहा था कि आईएएस बन के हमें अपने देश को नंबर 2 पे ले जाना है, क्योंकि नंबर 1 पे हमारा सपना नहीं है। तो वो उस टाइम बनेगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनेगा 2028 तक, ध्यान रखना। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024, आपका जो SEEI है, यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा है? तो आपका महाराष्ट्र आया है, आपके फर्स्ट आया इसमें। यानी कि कौन सा राज्य जो है उसके पास मतलब एनर्जी जो है आप मतलब ऐसे देख सकते हो सफिशिएंट रूप से वो खुद इतना मतलब प्रोडक्शन कर पा रहा है ना, वो आपका महाराष्ट्र इसमें आपको देखने को मिलता है। एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता जो है वो। वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 2025 फॉर हर फाइट फॉर डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला? तो मारिया कोरिना मचाडो को ये सम्मान मिला है। मारिया कोरिना मचाडो रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो आपकी जो मारिया कोरिना मचाडो है उन्हें 2025 में वेनेजुएला जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए इनको नोबेल आपका जो पीस प्राइज है 2025 में वो मिला है, कि भैया आपकी डेमोक्रेसी है उसमें हर एक को राइट मिलता है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मारिया कोरिना मचाडो, ध्यान रखना, मचाडो ने ट्रम्प को कहा मचाडो, यानी कि मचा दो, धूम मचा दो। तो ट्रम्प ने भी आपको बताया काफ़ी इस बार कोशिश की, काफ़ी हथा मतलब ऐसे पूरा दम लगा दिया कि पीस प्राइज़ तो लेकर आऊँगा, नोबेल पीस प्राइज़, फिर भी नहीं मिला। हालांकि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने तो वहाँ जाके ये तो कह दिया था कि यू आर द मैन द वर्ल्ड नीडेड मोस्ट एट दिस टाइम। मतलब फुल ऐसे कहते हैं ना कि मतलब फुल ऐसे चाट चाट के आप कहते हैं ना कि जूते को साफ कर दिया, चमका दिया। तो ऐसा आपका काम किया जो पाकिस्तान के पीएम है, मतलब इतनी इतनी तारीफों के पुल बांध दिए। एक बार तो ट्रम्प को भी लगा होगा कि इतना तो मैं खुद अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता जितना ये भिखारी लोन लेने के लिए बोल रहा है, मतलब मेरी तारीफ कर रहा है। ट्रम्प को भी पता था कि किस लिए बोल रहा है। बाकी ट्रम्प को नहीं मिला है, मारिया कोरिना मजाडो को मिला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निशानेबाजी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वो वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 फॉर शूटिंग?
तो मनु भाकर को ये पुरस्कार मिला है। आपको पता है कि पेरिस जो ओलंपिक था आपका, उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते हैं 2024 वाले में। आपको पता है कि दो ब्रॉन्ज जीते इन्होंने। एक तो 10 मीटर आपने देखा था, जो उसमें राइफल जो आपकी शूटिंग है उसमें 10 मीटर में, और एक इन्होंने जो वो तो इंडिविजुअल में था, और एक 10 मीटर में इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर और जीता था ब्रॉन्ज। तो इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली मतलब महिला भारतीय एथलीट बनी है, ये ध्यान रखना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो मोहनलाल को ये सम्मान दिया गया है। मटका किंग मोहनलाल है। मटका किंग मोहनलाल नहीं है, ये अलग है। मोहनलाल को ये सम्मान दिया गया है, ध्यान रखना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म फिल्म पुरस्कार जो है आपके 2023 की जो फिल्में हैं उनके लिए भारतीय सिनेमा में ये आपके सम्मानित किया गया 2023 की फिल्मों के लिए, अभी दिए गए हैं ये हाल ही में। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी, बेस्ट फीचर फिल्म, आपकी 12th फेल थी। जो आप देखते हैं ना उसमें वो ये कहते हैं कि वो आईपीएस बन जाते हैं, मनोज शर्मा की जो लाइफ आप देखते हैं बेस्ट है 12th फेल। तो वो वाली उसको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मतलब फीचर फिल्म मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर तो वो शाहरुख खान को जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए देखने को मिला है। और वही बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, रानी मुखर्जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हमने देखा कि मोहनलाल को मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है बेस्ट पॉपुलर फिल्म होलसम एंटरटेनमेंट यानी कि स्वस्थ मनोरंजन, वो मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। नेक्स्ट आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को यह पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन रिसीव्ड द अवार्ड। कौन सा? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024, ध्यान रखना। बाकी अय्यर भाई को नहीं मिला, तो इसके लिए काफ़ी हेड हैं गोकुलधाम वाले कि अय्यर को नहीं मिला। पर अय्यर को मिलेगा कैसे? अय्यर जो है साइंटिस्ट होकर केमिस्ट्री की लैब में काम करता है, कभी रेडियो से एलियन पकड़ता है, पता नहीं कौन सी हरकतें करता रहता है। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी एक थ्रिलर मिलिट्री आपकी बुक देखने को मिलती है आपकी, द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी। तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इसके लेखक है। यानी कि कंटेनमेंट आप देखते हैं ना, छावनी, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, तो ये आपकी पुस्तक है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो इसके ऑथर है, ध्यान। विटनेस नामक आत्मकथा किस भारतीय एथलीट ने जारी की है? विच इंडियन एथलीट रिलीज हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड विटनेस? तो साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा जारी की है। साक्षी मलिक रिलीज हर ऑटोबायोग्राफी, जिसे आप फिर से भी याद रख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है ना, विटनेस किया है, क्योंकि इनके साथ काफ़ी आप देखते हैं कि इन्होंने उन पे लगाया था वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है आपके, उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये शोषण करते हैं यहाँ पे पहलवानों का। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, ये उस चीज़ की विटनेस है, तो इसे आप याद रख सकते हो, साक्षी मलिक और विटनेस। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वॉज अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो ज्ञानेश कुमार हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और ज्ञानेश कुमार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप एक बार हमें जो है फोटो रिलीज कर दो, वीडियो वगैरह रिलीज कर दो, जो वहाँ पे वोटिंग के टाइम हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई भाई हमारी माँ बहन वहाँ वोट देने जाती है, वो वीडियो हम दिखा दें यहाँ पे, क्या ये अपमान नहीं? अरे तो भाई वोट देने ही जा रहे हैं? उसमें तो पूरे सवस्त्र जा रहे हैं, पूरे शरीर पे वस्त्र हैं, तो उसमें दिखाने में ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना इसमें इमोशनल एंगल घुसेड़ रहे हो? ये हमारी संस्कृति का हनन है। अरे भैया कौन सा इसमें संस्कृति कहाँ से आ गई? तो वो ज्ञानेश कुमार हैं, जो आपके अभी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2025 में पुनः नियुक्त इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो रीअपॉइंटेड इन 2025? तो वी नारायणन है, ध्यान रखना, वो शख्सियत। नेक्स्ट है आपके 56वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला? विच फिल्म वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 56 IFFI? तो वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ ने यह पुरस्कार जीता है। स्किन ऑफ यूथ वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड। तो पिकॉक की जो आपको पता है कि स्किन कैसी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि मोर जो है क्रांतिकारी प्रक्रिया नहीं करते, है ना, इसलिए मोर को शुद्ध माना जाता है। मोर जो है अपने आंसुओं से मोरनी उनको ग्रहण करती है, और फिर जो है संतति उत्पन्न होती है। लेकिन हमने तो देखा है भैया, हमने तो क्रांतिकारी प्रक्रिया होते हुए भी देखा है। अगर कभी भविष्य में हम आपको मतलब जब हम सामने आएंगे, तो हम आपको मोर दिखा देंगे कि हमारे इलाके में मोर हैं। तो वियतनामी फिल्म है जो है स्किन ऑफ यूथ, और यूथ की स्किन कैसी होती है? गोल्डन होती है। आपको कि कैसे? बस ऐसी लॉजिक ऐसे ही होता है ना। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है स्किन ऑफ यूथ को, ये वियतनाम की आपकी मूवी है, ध्यान रखना। पिकॉक की स्किन कैसी है? तो गोल्डन है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब ये सी कि भाई आपको याद रख लेना ना कैसे भी करके। बीजगणितीय विश्लेषण में योगदान के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला? हु वॉन द एबेल प्राइज 2025
फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एल्जेब्रिक एनालिसिस। तो मशाकी काशिवारा को ये सम्मान मिला। मशाकी काशिवारा वॉन द एबेल प्राइज फॉर एल्जेब्रिक एनालिसिस, बीजगणितीय विश्लेषण। काफ़ी मशक्क़त लगी इनको, तो मशाकी काशिवारा बीजगणितीय विश्लेषण में ध्यान रखना 2025 में। आपको बताया कि मैथ में वैसे भी खासा मतलब काफ़ी मशक्क़त लगती है, तो मशाक। ग्रैमी अवार्ड 2025, 2025 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी किस भारतीय गायक को मिला? विच इंडियन सिंगर वॉन द ग्रैमी फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम? वो चंद्रिका टंडन को ये पुरस्कार मिला, आपका ग्रैमी वाला ध्यान रखना, चंद्रिका टंडन वॉन द ग्रैमी अवार्ड। लिविंग ब्रिज अवार्ड यूके हाउस ऑफ लॉर्ड से लिविंग ब्रिज पुरस्कार पाने वाले कौन थे? हु रिसीव्ड द लिविंग ब्रिज अवार्ड फ्रॉम द यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें आपके प्रतिष्ठित और जो बड़े रईस लोग हैं वो रहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको बताया कि जो चुने हुए लोग जाते हैं वो। तो कीर स्टामर को यह पुरस्कार दिया गया है, लिविंग ब्रिज वाला। कीर स्टामर रिसीव्ड द लिविंग ब्रिज अवार्ड। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो है, रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? हु वॉन द मेंस 2024-25 रणजी ट्रॉफी? तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती है, केरला को हरा के, ध्यान रखना, केरला को हरा के। लेट्स कंपेरिजन है, लेट्स कंपेयर, केरला को हराकर। ये केरल है आपका, इंग्लिश वाले केरला है ना, ध्यान रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में रजत पदक किसने किसने जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जो है किसने जीता था जेवलिन थ्रो में पेरिस में 2024 में ओलंपिक में? नीरज चोपड़ा जी ने आपको बताया कि ये आपका सिल्वर जीता था, और इससे पहले 2020 में इन्होंने गोल्ड भी जीता टोक्यो वाले में, 2020 टोक्यो में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल, यानी कि आपका स्वर्ण। तो ये आपका नीरज चोपड़ा जी हैं, काफ़ी बेहतरीन इंडिया के एथलीट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर पूछ लें कि पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट कौन आए थे जिन्होंने आपका गोल्ड जीता था, तो नदीम अशरफ पाकिस्तान से, ये भी याद रखना आपको। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट? तो विराट कोहली ने उपलब्धि हासिल की है, विराट कोहली अचीव्ड द दिस माइलस्टोन है ना, अचीव्ड दिस माइलस्टोन। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? हु वॉन द FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? तो दिव्या देशमुख ने ये जीता है शतरंज के अंदर। ध्यान रखना, शतरंज से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एन पासेंट वगैरह, वो मैंने स्टडी की वन शॉट में करवा रखी है, टाइम हो तो वो जरूर देखना, वो उतनी बड़ी क्लास नहीं है वैसे। 2026 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? हमने देखा कि विच कंट्री विल होस्ट द 2026 फीफा मेंस वर्ल्ड कप? तो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका मेजबान देश होंगे, यानी कि जो आपका महाद्वीप आपको देखने को मिलता है ना, जो उत्तरी अमेरिका, उसमें आपके तीनों कंट्री आते हैं साथ साथ, तो ये तीनों इसको होस्ट करेंगे, ध्यान रखना, कनाडा, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024, ये पुरस्कार किसे मिला है? ये मनु भाकर को ये सम्मान मिला है। उन्होंने 2 मेडल जीते थे 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें, है ना, 2024 पेरिस में जीते हैं इन्होंने दो। एक तो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीता, तो 2 पदक जीते इन्होंने, ध्यान रखना। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिलाफ मतलब एकल खिताब किसने जीता है, यानी मैन सिंगल टाइटल इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो वो विक्टर एक्सेल्सन ने खिताब जीता है, ध्यान रखना, विक्टर ने विक्ट्री हासिल की है बैडमिंटन, ओपन बैडमिंटन में, तो विक्टर एक्सेल्सन ने, ध्यान रखना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यानी स्मेट 2024-25 में? तो मुंबई ने जीती है। ये आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 20 ओवर की होती है, ध्यान रखना, T20 फॉर्मेट रहता है इसका, T20 वाला। बाकी विजय हजारे ट्रॉफी जो है आप देखते हो वो है आपकी ODI 50 ओवर की, है ना। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है आपके फेस्टिवल 2025 जो फर्स्ट कहाँ पे आपके आयोजित हुए? इन विच सिटी वर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेड? तो श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया, इट वॉज हेड इन श्रीनगर, है ना, कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? हु बिकम द यंगेस्ट एवर डेब्यूटेंट इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग? तो जी कमलिनी है जो सबसे युवा डेब्यू खिलाड़ी बनी है, जी कमलिनी बिकम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन WPL, ध्यान रखना। पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो इंडिया ने ही जीता है ये पहला, महिलाओं में जो आपकी देख नहीं पाती उन्होंने T20 जो आपका वर्ल्ड कप होता है महिलाओं के लिए, वो जीता है। 2025 में भारत का पहला पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना? वोट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट स्टेट इन 2025? तो मिजोरम बना ही आपका, मिजोरम बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो 95% से ज़्यादा तो जाते हैं ना उन्हें
पूरी तरीके से दर्जा मिल जाता है, यानी पूर्णतः कार्यात्मक। इसका मतलब क्या है कि भैया नाम वगैरह के साथ साथ नाम वगैरह तो आप लिखते ही हो, तो साक्षरता की एक परिभाषा है कि भैया आप साक्षर हो, लेकिन आप एक फॉर्म फॉर्म वगैरह भर सको बैंक में जाके, तो ऐसा मतलब सारी जो चीज़ें हैं बस आपको बताओ कि भैया किस टाइम पे आने वाली है, आप देख सकते हो सारा जो पढ़ सकते हो, तो ऐसे इनको कार्यात्मक साक्षर बोलते हैं। तो मिजोरम बना है फर्स्ट। किस हवाई अड्डे ने आईएलएस अपग्रेड किया लेकिन जीपीएस स्पूफिंग का सामना किया? विच एयरपोर्ट अपग्रेडेड इट्स आईएलएस बट फेस्ड जीपीएस स्पूफिंग? तो वो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने ये किया। आईएलएस मतलब कि ये जब मौसम संबंधी आपकी घटनाएं हो ना, जब सामने दिख नहीं पा रहा हो, कोहरा हो, तो उपग्रह से आप जो है वो आप जो आते हैं ना, आपको इंडिकेशन आते हैं, सारे संकेत आते हैं, इंटेल आते हैं, उन्हें देख के आप लैंडिंग कर सकें। लेकिन इसमें भी क्या है कि कुछ जो आपकी गैर सामाजिक तत्व होते हैं ना, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो जीपीएस स्पूफिंग के माध्यम से क्या है कि आपको गलत इंटेल वगैरह भेज देते हैं, तो इससे आपको पता है कि दुर्घटना होने की चांसेस होते हैं, आप कहीं और लैंड कर सकते हो जाके, तो हैक वगैरह कर लेते हैं। तो इसका सामना दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ देखने को मिला है। अगला आपका इंडियन रिनेसेंस द मोदी डिकेट, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदिनी राठी इस पुस्तक की लेखिका है, नंदिनी राठी इज द ऑथर। पारंपरिक दाव को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? द ट्रेडिशनल दाव ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड ए जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि आपका जो कहाँ पे है ये आपका ज्योग्राफिकल रूप से आपका किस राज्य में पड़ता है, इसे बोलते हैं जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपका ये अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है, आपका दाव जो है अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रखना। दाव अरुणाचल को बोलती है, अरुणाचल को बोलता है कि दो, क्या दो? प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो। तो आंचल बोलती है देंगे अभी। 2025 के बजट में 2026 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया? हु अनाउंस्ड 2026 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन द 2025 बजट? तो जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी है। अभी रक्षा मंत्री कौन है इंडिया में? रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है, ध्यान रखना। मेटा और एनएसडीसी द्वारा लॉन्च एआई जॉब चैटबॉट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई चैटबॉट लॉन्च्ड बाय मेटा एंड एनएसडीसी फॉर जॉब असिस्टेंस? तो इसका नाम स्किल इंडिया असिस्टेंस है, असिस्टेंट है, SIA। इट इज़ कॉल्ड स्किल इंडिया असिस्टेंट, SIA। तो ये आपका जॉब में हेल्प करने के लिए है ना। नेक्स्ट है आपका नोवे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? विच सिटी होस्टेड द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इन 2025? तो नई दिल्ली जो है उसने मेजबानी की, न्यू दिल्ली होस्टेड द समिट, ध्यान रखना। नोवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाला है ना समिट 2025 में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस विरासत को डिजिटाइज करता है? द ज्ञान भारतम पोर्टल डिजिटाइज विच टाइप ऑफ हेरिटेज? तो वो पांडुलिपि जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विरासत को आपका जो है डिजिटाइज करता है, यानी कि आपकी जो देखते हैं ना ये 75 साल से पुरानी कोई भी अगर आपकी मतलब आपके कोई छिलके पे है ना, कोई पत्तों पे या पुस्त मतलब किसी पन्ने पे कुछ कागज़ पे लिख रखा हो, और वो आपकी ज्ञान की बातें हो सारी है ना, साहित्य से संबंधित हो ना, लिटरेचर से, तो वो पांडुलिपि में आती है। आप देखते हो ना काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ आपको पांडुलिपि में देखने को मिलती है, गुप्त काल की लिखी हुई सारी, तो उनको डिजिटाइज किया है ज्ञान भारतम पोर्टल, जो आपका इसलिए लॉन्च किया गया डिजिटाइज करने के लिए। वर्थी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट्स वर्थी मूवमेंट फोकसेस ऑन क्लीन बॉडी एंड क्लीन माइंड? तो केरल राज्य से आंदोलन जुड़ा हुआ है। का फोकस किस पे? वर्थी के लिए, कि हम जो सारा कुछ कमा रहे हैं वो वर्थ इट हो, यानी कि वो सारा योग्य हो, तो उसके लिए वर्थी आपका क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड, यानी कि कब वर्थ इट होता है आपका? जब हमारी बॉडी भी साफ हो सारा, और माइंड भी हमारा साफ हो, तो सब शांत रहेगा। तो ये केरला का आपका आंदोलन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक किसने लिखी? यानी कि प्रकृति के साथ बातचीत, तो वो आपकी रामचंद्र गुहा जी ने ये पुस्तक लिखी है। द बुक वाज ऑथर्ड बाय रामचंद्र गुहा। क्या नाम है बुक का? स्पीकिंग विद नेचर, ध्यान रखना। तो स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र में किस गुरु की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाई गई? द 350th मैट्रोन एनिवर्सरी ऑफ विच गुरु वाज कमेमोरेटेड इन कुरुक्षेत्र? गुरु तेग बहादुर जी हैं, जिनकी 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाई गई। एनिवर्सरी कमेमोरेटेड गुरु तेग बहादुर, है ना, ध्यान रखना। सिखों के जो गुरु थे आपके। भारत में कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोफाइलिंग वेस्ट पिकर्स इन इंडिया? तो नमस्ते वेस्ट पिकर एनिमरेशन ऐप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना। नमस्ते वेस्ट पिकर एनिमरेशन ऐप वाज लॉन्च। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो वो एक पार्ट था ना, वो द लॉस्ट स्प्रिंग, हाँ, उसमें वो बताती है कि वो साहिब जो है वो कूड़ा है ना, जो एक मतलब वो क्या आपका कूड़ा कचरा उठाने वाला था, बीनने वाला था, तो वो उसके बारे में थी। तो ठीक वो जो आपके कचरा बीनने वाले हैं उनकी प्रोफाइलिंग के लिए
नमस्ते वेस्ट फिगर एनिमेशन ऐप, क्योंकि एक प्रोफाइल बन सके ना, जिस पे आप देखते हो ना, वो फिर कचरा उठाने के लिए आए। वैसे वैश्विक पर्यटन नेताओं को जोड़ने के लिए टूरिज प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च द टूरिज प्लेटफॉर्म टू लिंक ग्लोबल टूरिज्म लीडर? तो सऊदी अरब ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आपको जो सऊदी अरेबिया उसने, ताकि वैश्विक पर्यटन नेताओं को जोड़ने के लिए जो आपके टूरिज्म के लीडर हैं इंडिया में, और जो आपके अदर अदर जो आपके जो भी देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया में जो आपकी इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका वगैरह, सबको जोड़ सके इसलिए। गोवा में अनावरण की गई 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का नाम क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ द 77 फीट लॉर्ड राम स्टेचू अनवेल्ड इन गोवा? तो उसका नाम है बजरंग सेतु, ध्यान रखना। और इसे एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा के रूप में बताया गया है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एशियाज टॉलेस्ट लॉर्ड राम स्टेचू। इसका नाम है बजरंग सेतु, ध्यान रखना। और गोवा का जो कनाकोना है उसमें इसे उद्घाटित किया गया है, वहाँ पे आपकी ये 77 फीट ऊंची है। 165 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला पहला भारतीय जिला कौन बना है? विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज 165 ग्राम पंचायत एज टीबी फ्री? तो ओडिशा का गंजाम जिला है जिसने इसे अंजाम दिया है। गंजाम ने दिया अंजाम, है ना। ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बना है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बिकम द फर्स्ट। तो लोग टीबी को कब छोड़ेंगे? जब लोग क्या कर रहे होंगे? कुछ सेवन कर रहे होंगे। सेवन किसका कर रहे होंगे? गांजा, गांजा है नहीं, मतलब इसमें दिख रहा है गांजा, तो वो नहीं है। तो उड़ीसा का गंजाम जिला है, वहाँ पे आपकी उपलब्धि हासिल हुई है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी बढ़िया बात है ये तो। उड़ीसा का गंजाम जिला, ध्यान रखना। डीआरपीजी के वर्तमान सचिव कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ डीआरपीजी इंडिया में? जो आपके सिविल वगैरह जो आपके काम के लिए आप देखते हैं ना, वो तो वी श्रीनिवास जो है इसके वर्तमान सचिव हैं। वी श्रीनिवास इज द करंट सेक्रेटरी, ध्यान रखना। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 किस पुस्तक ने जीता है? विच बुक वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025? तो द बर्निंग अर्थ पुस्तक ने यह पुरस्कार जीता है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। द बर्निंग अर्थ, हाँ, जलती हुई पृथ्वी, उसने ये पुरस्कार जीता है। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना कहाँ आयोजित की गई? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट एवर फुली डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया प्लान्ड? तो ये पूरे भारत में आपके केंद्रीय रूप से संचालित की जाएगी। इट इज़ प्लान टू बी कंडक्टेड पैन इंडिया, पूरे भारत में। वो भी आपके कुछ जैसे अगर आप मतलब एक साथ स्टार्ट की गई, कहीं पहले नहीं की, जैसे अब असम में डिब्रूगढ़ हो गया आपका, गुजरात में सूरत हो गया, तेलंगाना हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद जो है तेलंगाना में, वहाँ पे आपके अलग अलग जगह साथ में स्टार्ट की गई है डिजिटल सेंसस। 2027 में जो आपके 39th नंबर के राष्ट्रीय खेल, उनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट इज द होस्ट फॉर द 39th नेशनल गेम्स इन 2027? तो मेघालय जो है उसको आपका जो मेजबान राज्य चुना गया है, मेघालय में आपके ये होस्ट होंगे। मेघालय विल होस्ट द नेशनल गेम्स, मेघालय मेजबान रहेगा, आपको वो आयोजित करेगा। 38 से उत्तराखंड में, मैं ये पढ़ के आ रहे हैं अभी पीछे। अपने डिजी केरल कार्यक्रम के तहत भारत में पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी अंडर इट्स डिजी केरला प्रोग्राम? डिजी केरला नाम से पता चल रहा है कि वो केरला ही है जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि लोग यहाँ पे डिजिटल साक्षर बन चुके हैं। सब लोगों को पता है कि मोबाइल वगैरह कैसे चलाना है, यहाँ पे ऑनलाइन जो है पेमेंट वगैरह सब कैसे होता है। तो डिजिटल पूरी तरीके से आपको जो लिटरेसी जो है अचीव कर ली है केरला ने। 2025 में भारत का पहला पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर राज्य घोषित मिजोरम की साक्षरता दर क्या थी? मिजोरम वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनली, मतलब फंक्शनली लिटरेट। तो ये आपका फुली फंक्शनली लिटरेट है, और जो आपका केरला था वो फुली डिजिटली लिटरेट है, ध्यान रखना। आपका जो मिजोरम है उसकी जो आपकी लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? 98.20 दर्ज की गई है, ध्यान रखना। रिकॉर्डेड मिजोरम रिकॉर्डेड ए लिटरेसी रेट ऑफ 98.20। विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है? अंडर द स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द सेंटर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट? तो केंद्र सरकार 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। सेंटर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर 50 ईयर्स, कि अगर आपको हमसे 50 करोड़ लेने हैं, 60 करोड़ लेने हैं, तो आप ले सकते हो। इसके लिए आपको जो है 50 साल, मतलब 50 साल बाद आपको उतने ही वापस देने होंगे। आपको इस पर कुछ ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ेगा कि भैया 10%, 20%, नहीं, जितने लिए हैं उतने ही दे दो वापस। तो 50 वर्षों के लिए सहायता। जुलाई 2025 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? विच इंडियन एक्ट्रेस बिकम द फर्स्ट टू रिसीव ए स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन जुलाई 2025? तो दीपिका पादुकोण को यह सम्मान मिला है। दीपिका पादुकोण रिसीव्ड द स्टार। 2025 में यूएन80 पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुधार के लिए शुरू की गई? यूएन80 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2025 टू रिफॉर्म विच इंटरनेशनल बॉडी? तो ये पहल जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए शुरू की गई है। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू रिफॉर्म
द यूनाइटेड नेशंस। तो UN80 आपको UN नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड नेशन के लिए है, उसमें उतनी बड़ी बात है नहीं कोई। अगला आपका कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चुना है? विच वर्ड वाज द नेम द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय कॉलिंस डिक्शनरी। तो वाइब कोडिंग जो है, इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, किसने चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने। वाइब कोडिंग में ध्यान रखना। मई 2025 में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट टू हिट 300 सिक्सेस इन द IPL इन मई 2025। तो रोहित शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग आदमी है छक्के मारने के लिए। भारत दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर रिसर्च लैब कितनी गहराई पर बनाने की योजना बना रहा है? एट वॉट डेप्थ इज इंडिया प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब। ये प्रयोगशाला 6000 मीटर की गहराई पर होगी। लैब इज प्लान एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, है ना। 6000 मीटर की गहराई पर होगी आपकी ये जो प्रयोगशाला है वो। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको, मतलब अंडर वाटर रिसर्च लैब। वो कहता है ना कि चारों तरफ पानी पानी, हम पानी के अंदर, ये क्या हुआ? तो वहाँ पे रिसर्च हो रही है, अंडर वाटर रिसर्च लैब, पानी के अंदर रिसर्च लैब बनाई जा रही है। 6000 मीटर की गहराई पे ये प्रयोगशाला आपकी होगी, ध्यान रखना। बड़ी दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर आपकी रिसर्च लैब होगी, इसकी इंडिया प्लानिंग कर रहा है। अक्टूबर 2025 में सबरीमाला मंदिर में पूजा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरला का जो आपका सबरीमाला मंदिर है वहाँ पे पूजा की। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर प्रेयर्स एट सबरीमाला टेम्पल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया शब्द कौन सा है? विच वर्ड वॉज नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तेरा सोशल शब्द जो है उसे चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, है ना। और वाइब कोडिंग को किसने चुना था? तुम अभी देख के आए, कॉलिंस जो डिक्शनरी थी उसने। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना है? पैरा सोशल शब्द, है ना। पैरा सोशल वॉज नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी फॉर ईयर 2025, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिका के लिए रूस ने किस भारतीय नेता को सम्मानित किया? विच इंडियन लीडर वाज ऑनर्ड बाय रशिया फॉर हिज रोल इन वर्ल्ड वॉर 2। तो बीजू पटनायक को ये सम्मान मिला है, सम्मानित किया गया है। बीजू पटनायक वाज ऑनर्ड। IOM के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर कितनी प्रवासी मौतें दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द IOM, हाउ मेनी माइग्रेंट डेथ्स वर रिकॉर्डेड ग्लोबली इन 2024। तो कुल 8938 प्रवासी मौतें दर्ज की गई हैं। A total of 8,938 माइग्रेंट डेथ्स वर रिकॉर्डेड। इतने सारे लोग जो है प्रवासी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उनकी इतनी 8,938 दर्ज की गई हैं। ये तो केवल दर्ज की गई हैं, इनके अलावा भी काफ़ी लोग मरे हैं। सितंबर 2025 में कच्छ के धोरडो गांव ने कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की? वॉट माइलस्टोन डिड धोरडो विलेज इन कच्छ अचीव इन सितंबर 2025। धोरडो गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा से चालित बना है। धोरडो बिकेम फुली सोलर पावर्ड, है ना, यानी सौर ऊर्जा चालित, यहाँ सोलर पावर आपको देखने में मिलेगी पूरी तरीके से धोरडो गांव, पूरी तरीके से, है ना, इन सितंबर 2025। FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड एट FISM। तो सुहानी शाह, आपको बताया कि जो मैजिक दिखाती है वो बनी है इसमें। 2025 तक नाटो देशों ने रक्षा खर्च को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमति जताई? नाटो मेंबर्स एग्रीड टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू वॉट परसेंटेज ऑफ GDP बाई 2025। तो ये कितनी है आपकी? 5% तक रक्षा GDP का, है ना। रक्षा खर्च को GDP के 5% तक बढ़ाने पर सहमति हुई है। एग्रीड टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ GDP। कि आपकी GDP जितनी है ना, उसका 5% जो है आपको डिफेंस पे खर्च करना ही करना है, ताकि हम मजबूत हो सके। तो ये नाटो देश, आपको पता है, नाटो मतलब जो नाटो को ज्वाइन कर रखा है जिन देशों ने, उनके लिए, नाटो मेंबर्स के लिए। नाटो आपको बताया क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो USA और यूरोप की जो कंट्रीज है लगभग उन्होंने कर रखी है। बाकी भी छोटे मोटे देश हैं इसमें। तो ये आपका जो कोल्ड वॉर था उस टाइम USSR के अगेंस्ट थे, इसलिए। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के मेट्रो क्षेत्र के पास हुए विस्फोट में किस रासायनिक पदार्थ का संदेह जताया गया था? वॉट केमिकल सब्सटेंस वाज सस्पेक्टेड इन द एक्सप्लोजन नियर द रेड फोर्ट मेट्रो एरिया ऑन 10 नवंबर 2025। तो विस्फोट में जो आपका ANFO का संदेह जताया गया था, ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, वो आपका देखा ना आपने, वहाँ पे विस्फोट हुआ था 10 नवंबर को, उसमें। भारत ने T-72 टैंकों के लिए
1000 HP इंजन प्राप्त करने हेतु किस देश के साथ $248 मिलियन का जो है समझौता किया? इंडिया साइंड ए $248 मिलियन डील विथ विच कंट्री टू प्रोक्यूर 1000 HP इंजन्स फॉर T-72 टैंक्स। तो रूस के साथ ये समझौता किया है हमने टैंक के लिए। द डील वाज साइंड विथ रशिया, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत DRDO द्वारा विकसित की जा रही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? What is the name of the new hypersonic cruise missile being developed by DRDO under Project विष्णु? इसका नाम है आपका ATLDHCM, ध्यान रखना। सागरमाथा फ्रेंडशिप 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? सागरमाथा फ्रेंडशिप 2025 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये नेपाल और चाइना के बीच हुआ था। इट इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड चाइना, सागरमाथा फ्रेंडशिप। सागरमाथा आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं नेपाल में, तो वहां से आपका ये निकल गया था, क्योंकि चाइना में भी तो है, तिब्बत में आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसका कुछ हिस्सा, तो इस हिसाब से। गुजरात सरकार की जी सफल पहल विशेष रूप से किस वर्ग को लक्षित करती है? द जी सफल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट टारगेट्स विच ग्रुप? ये पहल अंत्योदय परिवार को लक्षित करती है। इट टारगेट्स अंत्योदय फैमिलीज, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को के अनुसार 2025 में वैश्विक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल से बाहर है? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रिकॉर्डेड एज बीइंग आउट ऑफ स्कूल ग्लोबली इन 2025? 272 मिलियन जो बच्चे हैं स्कूल से बाहर हैं। 272 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। तो इतने बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं परिस्थितियों के कारण। उनको वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो जाके पढ़ पाए, उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा नहीं रहे, है ना, किन अलग अलग कारणों से। तो 272 मिलियन ऐसे बच्चे हैं। सभी प्रकार के मीडिया पर निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा? विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू स्टेब्लिश ए मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर? तो महाराष्ट्र ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है, ध्यान रखना। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब? तो रूसी सैन्य अवसंरचना को निशाना बनाना, टारगेटिंग रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई मान लो कहीं मिलिट्री कैंप है आपका, है ना, बेस कैंप है, तो वहाँ पे ये रशिया का, तो वहाँ पे इनका मतलब जो आपका ऑपरेशन स्पाइडर वेब था यूक्रेन का, कि हमें वहाँ उन्हें डिस्ट्रॉय करना है ना, ये इनका था, स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम था। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मेन प्राइमरी गोल क्या है? तो वो डिजिटल तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना, एक्सपेंडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एजुकेशन। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो गुंटर ब्लोशल को यह पुरस्कार मिला है। गुंटर ब्लोशल रिसीव्ड द प्राइज, कौन सा? स्टॉकहोम वाटर प्राइज, है ना, गुंटर ब्लोशल, स्टॉकहोम स्वीडन में, आपको बताई है, वहाँ पे ये मिला है। शाद नोंगक्रेम पारंपरिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द ट्रेडिशनल शाद नोंगक्रेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये उत्सव मेघालय में मनाया जाता है ना, इट इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। 2025 में वंदे भारत मतलब वंदे मातरम। बाकी देखो ये मैंने अलग से करवा रखे हैं आपके, जो देख रहे हो ना आप, ये हम अभी देख के आए हैं, ये नोंगक्रेम वगैरह लाहू जो आपके आएंगे, है ना, अलग अलग आप ये सारे फोक डांस है। अभी मैं इसमें लूंगा ना आपको, तो बहुत ये क्लास लंबी चली जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि ऑन द पॉइंट रखते हैं इसको, क्लास को, हाँ ऑन पॉइंट रखते हैं। बाकी अलग चीज़ें मैंने करवा रखी है, अगर आपको देखनी होगी, अगर आप उस टाइप की स्टूडेंट है कि हमें तो सर देखनी है, तो वो चीज़ें पड़ी हैं, चैनल फ्री में पड़ी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं उन्हें जाके, है ना। स्टडी की वन शॉट मैंने करवा रखी है। बाकी ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगी, SSCR सर्च करना। 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शारद शताब्दी महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? विच सिटी होस्टेड द शारद शताब्दी महोत्सव मार्किंग 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम? तो मुंबई ने इसकी मेजबानी की, मुंबई होस्टेड द इवेंट। बाकी आपको पता है वंदे मातरम किसने लिखा है? ये इंडिया का क्या है? ये आपका राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रगीत बोल सकते हैं आप इसको, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान आपको पता है जनगण मन है, और जो आपका वंदे मातरम है वो क्या है? आपका राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। और कहाँ से लिया गया है आपका ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, आपको उन्होंने लिखा है इसे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो आपका आनंद मठ है, वहाँ जो आपका सन्यासी विद्रोह, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये, आनंद मठ में, है ना, सन्यासी विद्रोह से वंदे मातरम। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मुंबई ने इसकी मेजबानी की। सार्ध शताब्दी यानी कि एक शताब्दी और आधी शताब्दी, शार्द 150 ईयर्स, वंदे मातरम।
नाविका सागर सागर परिक्रमा टू के तहत किस जहाज ने पॉइंट नेमो को पार किया? विच वेसल क्रॉस्ड पॉइंट नेमो अंडर नाविका सागर परिक्रमा टू? तो आईएनएसवी तारिणी ने पॉइंट नेमो पार किया। आईएनएसवी तारिणी क्रॉस्ड पॉइंट नेमो, ध्यान रखना, जो पॉइंट है आपका नेमो, पॉइंट नेमो, उससे पार किया है। कर्नाटक में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कम लागत वाला एआई तैयार कंप्यूटर लॉन्च किया गया? विच लो कॉस्ट एआई रेडी प्रो पर्सनल कंप्यूटर वॉज लॉन्च्ड इन कर्नाटक? तो केयू कंप्यूटर लॉन्च किया है, ध्यान रखना, केयू वॉज लॉन्च्ड। 1.3 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष से अधिक फैली सबसे बड़ी ज्ञात ब्रह्मांडीय संरचना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक स्ट्रक्चर स्पैनिंग ओवर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स? तो संरचना का नाम है कीपू, है ना, कीपू। एलन मस्क द्वारा विकिपीडिया को टक्कर देने हेतु कौन सा एआई आधारित ज्ञान कोश लॉन्च किया गया? विच एआई पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया वाज लॉन्च्ड बाय एलन मस्क? तो ग्रोकीपीडिया उसका नाम है, ग्रोकीपीडिया वाज लॉन्च्ड विकिपीडिया को टक्कर देने हेतु। 2047 तक भारत में गिग वर्क फोर्स के कितने लोगों तक पहुंचने का अनुमान है? हाउ मैनी इंडिविजुअल्स इन इज इंडियाज गिग वर्क फोर्स प्रोजेक्टेड टू रीच बाय 2047? तो ये संख्या 62 मिलियन होने का अनुमान है। इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 62 मिलियन। 2025 में सतत खनन के लिए कितनी भारतीय खानों को 7 स्टार रेटिंग मिली है? हाउ मेनी इंडियन माइंस रिसीव्ड द 7 स्टार रेटिंग इन 2025? तो 3 खानों को यह रेटिंग मिली है। 3 माइंस रिसीव्ड द रेटिंग। खान कौन है? 3 ही खान है फेमस सबसे ज़्यादा, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। तो वहाँ से आपको इसे याद रखना है, 3 खान है ना, 3 खान है और उसको 7 स्टार रेटिंग मिली है। तो यही है, अभी तो बॉलीवुड में जो खानों में सबसे फेमस है वो 3 यही है, तो 7 स्टार रेटिंग इनको मिली है। अगला आपका गेस्टोरियस पिचई नामक नई ऑर्किड प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी पाई गई है, ध्यान रखना। मुंबई में डीआरआई के ऑपरेशन बुलियन विलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ डीआरआई ऑपरेशन बुलियन विलेज? तो सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करना, है ना, डिसमेंटलिंग डिसमेंटलिंग ए गोल्ड स्मगलिंग रैकेट। जो आपका सोना तस्करी कर रहे थे ना, एक पूरा रैकेट था जो मैनेज कर रहा था सोने की तस्करी, उसका भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन बुलियन विलेज डीआरआई ने चलाया था मुंबई में। नेक्स्ट है आपका अर्नाला नामक पहला एसडब्ल्यू सैलो वाटरक्राफ्ट किस शिपयार्ड नौसेना को सौंपा है? विच शिपयार्ड डिलीवर्ड द एसडब्ल्यू शैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला टू द इंडियन नेवी? तो ये जीआरएसी ने आपका ये बहुत सौंपा है। ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया इन क्यूए IND QA बेंचमार्क का उद्देश्य क्या है, यानी कि इन क्यूए व्हाट इज द पर्पज? उसका पर्पज क्या है? एआई की भारतीय संदर्भ समझ को परीक्षण करना, टेस्टिंग एआई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भाई इंडिया के लेकर इसकी कितनी समझ है। तो IND नाम से पता चल रहा है कि इंडिया से रिलेटेड है आपका IND, और क्यू और ए यानी क्वेश्चन और आंसर, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर, है ना, IND QA ओपन एआई ने लॉन्च किया है, ध्यान रखना। 2025 में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में शुरू हुआ? इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इनॉग्रेटेड इन 2025? तो जापान में इसका उद्घाटन हुआ है, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन जापान, ध्यान रखना। मूलतवा वर्ल्ड अवार्ड 2025 किस फाउंडेशन को मिला? ये आपका नेले फाउंडेशन को मिला है, ध्यान रखना, मूलतवा वर्ल्ड अवार्ड 2025। हाल ही में बोस मेटल व्यवहार किस पदार्थ में देखा गया? एविडेंस ऑफ बोस मेटल बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड इन विच मेटल? तो ये व्यवहार जो है नायोबियम डाइसेलेनाइड में देखा गया। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन नायोबियम डाइसेलेनाइड, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे होता है समाप्त। अब आपके कुछ मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें देख ली है कि भैया इंपॉर्टेंट जो है वो ऐड कर दिया इसमें। मैत्री हम देख के आएंगे, अभी 14 इसका आपको लेटेस्ट एडिशन देखने को मिला है, 14वां संस्करण, कभी 1 से 14 सितंबर के बीच 2025 में थाईलैंड के साथ इंडिया करता है। और उमरोई मेघालय में आपका हुआ था। युद्ध अभ्यास जो है यूएसए के साथ करता है, 21वां होता है इस बार, और ये आपका यूएसए में हुआ था। अलास्का अमेरिका जो वहाँ पे 1 से 14 सितंबर के बीच हुआ था, ये भी याद रखना। अलग अलग यूनिट जाती है, यहाँ थाईलैंड में अलग, यानी थाईलैंड तो यहाँ पे आई थी हमारे यहाँ मेघालय में उमरोई में, और अलास्का हमारे यहाँ से गए थे। बोल्ट कुरुक्षेत्र का भी अभी आपका 14वां एडिशन था आपका, 27 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 2025 में। ये सिंगापुर के साथ इंडिया करता है, जोधपुर राजस्थान में ये आपका हुआ था, है ना। शक्ति जो है इसका 8वां एडिशन था, ये आपका 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच हुआ। 8वां एडिशन इसका फ्रांस के साथ इंडिया मिलकर करता है, और ला कावलेरी फ्रांस में ही आपका हुआ था आयोजित। सिम्बैक्स सिम नाम से पता चल रहा है कि सिंगापुर, SI से आपका SI सिंगापुर वाला, है ना, सिम्बैक्स। तो इसका अभी आपका 32वां संस्करण था, 32वां इसका एडिशन था ये, और 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ था ये भी, कहाँ पर, सिंगापुर में। फिर आपका आता है सिलनेक्स, ये इसका अभी
12th एडिशन था 2025 में, 14 से 18 अगस्त के बीच। श्रीलंका और इंडिया करते हैं इसको। एस, श्रीलंका का एस, और फिर आपका एल श्रीलंका वाला, इसने ये साल लिया श्रीनेक्स। तो ये श्रीलंका के साथ हम करते हैं, कोलंबो में हुआ था, ध्यान रखना। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ मिलकर हम करते हैं। उलान बाटर मंगोलिया में आपका 31 मई से 13 जून के बीच ये हुआ था। 17वां एडिशन था इस बार ये। मंगोलिया और इंडिया मिलकर करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है नोमेडिक एलिफेंट वाला। इंदिरा जो है रूस के साथ करता है इंडिया। 14 इसका एडिशन था, अभी 14 नंबर वाला। 2025 में 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका चेन्नई में हुआ था। एक तो हार्बर फेज चेन्नई में, और सी फेज जो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था आपको। जो पानी वाला समुद्र वाला जो था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था। वरुण जो है वो फ्रांस के साथ हुआ था इंडिया का। अभी इसका जो है इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर करता है। अभी 23 का संस्करण था, 19 से 22 मार्च 2025 में। 23rd इसका एडिशन था ये, और अरब सागर में ये हुआ था। फिर आपका आता है बोंगो सागर। ये इसका आपका 5th एडिशन था, 10 से 12 मार्च के बीच हुआ था ये। बांग्लादेश और इंडिया करते हैं मिलके, बे ऑफ बंगाल में, है ना। खंजर, खंजर किसने घोंपा? किसने घोंपा? तो किर्गिस्तान। किसने इतनी किसने हमारे गिरिबान में खंजर घोंपा? किर्गिस्तान। तो इसका ये एडिशन था कौन सा? 12th नंबर वाला। किर्गिस्तान में ही हुआ था ये। धर्मा गार्जियन जो है आपका जापान के साथ करता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। धर्मा गार्जियन जो इंपॉर्टेंट बनता है। इसका 6th एडिशन था ये। कंट्री इन्वॉल्व जो जापान थी इसमें, है ना। जापान और इंडिया इसमें मिलकर करते हैं। और कब हुआ था ये? इसका जो 6वां एडिशन था वो, तो ये आपका 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच हुआ था 2025 में। जापान में ही हुआ था। सिंबैक्स जो है ये फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था इस बार, 1 से 8 दिसंबर 2024 में हुआ था, ध्यान रखना है सिंबैक्स का। कंबोडिया के साथ। और कहाँ पे? फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में। फिर आपका आता है रिमाऊ शक्ति, तो इसका अभी आपका 14th एडिशन था। कब हुआ था? ये भी 2 से 15 दिसंबर 2024 में हुआ था। कहाँ पर? तो ये मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के साथ ही करते हैं, मलेशिया में, है ना। शक्ति कब आती है? शक्ति आती है जब कोई मालिश करता है, तो मालिश मलेशिया, है ना। सूर्य किरण, ये इसका 18th एडिशन था। नेपाल के साथ करता है इंडिया ये, और अभी इस बार नेपाल में हुआ था। कब? 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच 2025 में सूर्य किरण। गरुड़ शक्ति जो है इसका आपका 9th एडिशन था ये। इंडोनेशिया के साथ मिलकर करता है इंडिया। गरुड़ शक्ति, ध्यान रखना। 1 से 12 नवंबर के बीच हुआ था 2024 में ये, 9th एडिशन इसका गरुड़ शक्ति का। वज्र प्रहार जो है इसका आपका 15th एडिशन था, 15वां। कब? 2 से 22 नवंबर 2024 यूएसए के साथ, और यूएसए में ही हुआ था। फिर आपका आता है विनबैक्स, इसका आपका वियतनाम, है ना। वियतनाम का वीआई से इन्होंने विनबैक्स बनाया, है ना। इसका 5th एडिशन था आपका ये। और कहाँ पे हुआ था ये? अम्बाला और चंडी मंदिर में, 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच। फिर आपका आता है ओस्ट्रा हिंद, तो ये ओस्ट्रा से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और हिंद से इंडिया हो गया। इसका 3rd एडिशन था ये, 8 से 21 नवंबर 2024 को। फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे में, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। विश्व आपका अग्नि वॉरियर, ये सिंगापुर के साथ करता है इंडिया। इसका आपको इस बार 13th एडिशन था, 13वां। और ये आपका 28 से 30 नवंबर 2024 को हुआ था, महाराष्ट्र में। काजिंद जो है इसका भी आपका 8th एडिशन था, आपका 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 में। उत्तराखंड में हुआ था ये, कजाकिस्तान के साथ मिलकर हम करते हैं। कजाकिस्तान के आपका KZ से KZ, और IND से आपका इंडिया, ना तो काजिंद, या आप KZ इन इसको बोल सकते हो ना। ये आपकी हो गई। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूविरन, तो ये इसका आपका 13th एडिशन था ये आपका कौन कौन करता है इसमें? भारतीय सेना और मालदीव की जो आपकी नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो इंडियन आर्मी, मालदीव की जो है नेशनल डिफेंस फोर्स। 3 फरवरी को आपका 2025 में हुआ था ये। टाइगर ट्रम्प जो है ये चौथा इसका संस्करण था आपका, इंडिया और यूएसए करता है इसे मिलके। 4th एडिशन था इसका। डेट 11 अप्रैल 2025। तो ट्रम्प कहाँ का? अमेरिका का है। टाइगर ट्रम्प इंडिया और अमेरिका, यूएसए। टाइगर क्लो है, ये भी आपका इसका फर्स्ट एडिशन था इस बार, 26 मई से 10 जून के बीच 2025 में इंडिया यूएसए ने ये किया था। साइक्लोन जो है आपका ये 10 से 23 फरवरी को 2025 में देखने को मिला आपको। साइक्लोन इज एन एनुअल जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच एक वार्षिक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ये मिलकर करते हैं साइक्लोन को। इसका नवीनतम संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था, यानी कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है आपका, वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आपका हुआ था। ब्राइट स्टार जो है वो इजिप्ट और यूएसए मिलकर करते हैं। डेजर्ट फ्लैग टेन जो है ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात इसे जो है आपका होस्ट करता है, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें अलग अलग कंट्री जाती हैं। फिर आपका आता है आइबिस्मार, ये आपका इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका करते हैं। डेजर्ट नाइट जो है भारत, फ्रांस और यूएई मिलकर करते हैं। और खान क्वेस्ट जो है इसका मेजबान देश है मंगोलिया,
होस्ट कंट्री, इसमें भी अलग अलग देश सारे मिल के जाते हैं, है ना, संयुक्त रूप से। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है 2025 में आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के जोधपुर में 24 से 28 फरवरी 2025 तक आयोजित एक प्रमुख त्रिसेवा सेना, नौसेना, वायुसेना विशेष बल अभ्यास था, जो आतंकवाद विरोधी, बंधक बचाव, युद्ध मुक्त गिरावट और शहरी युद्ध के लिए अंतर संचालनीयता और समन्वय और तालमेल पर केंद्रित था, जिसमें पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़ कमांडो जैसी विशिष्ट इकाइयां शामिल थी। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 वाज ए मेजर ट्राई सर्विस, यानी कि आर्मी भी थी इसमें, नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी। स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसे कंडक्ट किया था कहाँ पे, आपका डेजर्ट हंट नाम से पता चलता है कि रेगिस्तान, तो रेगिस्तान कहाँ पे, राजस्थान में, तो जोधपुर में, फरवरी 24 से 28 2025 के बीच। उसका जो फोकस था वो ये था कि ये जो आतंकवाद के विरोध में है, और मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन इसमें बैठ पाए जो आपकी तीनों सेनाएं उसमें। तो ये आपका था एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तो यहाँ पे आपकी ये करंट वाली ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया था आपके लिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बता देना मेरे को, लाइक कमेंट वगैरह सब कर देना, हाइप भी कर देना। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो वो ध्यान रखना उन बातों का, छोड़ो वो सारी बातें, बाकी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर इतना बुरा लगेगा तो फिर वो है ना, पढ़ाई कैसे होगी। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहो, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होगी आपको, यही मेरी कामना है, दुआ है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।